अध्याय 21। एक प्राइवेट रेस्तरां में शौर्य राठौर ने एक छोटा सा प्राइवेट रूम बुक किया था। उसे तो लोगों की नज़रों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जया राठौर और लक्ष्मी अय्यर तो शर्मीली थीं। अगर सबकी नज़रें उन पर टिकी होती तो वो खाना कैसे खाती। सुंदरता भी कभी कभी सिरदर्द बन जाती है। शौर्य को ज़्यादा चिंता नहीं थी। जब तक वो साथ था, कोई उसकी छोटी बहन को छू भी नहीं सकता था। भैया, तुम खा क्यों नहीं रहे? स्वाद अच्छा नहीं लगा क्या? जया ने अपने दोस्तों के साथ एक बार यहाँ खाना खाया था और उसे इस रेस्तरां का स्वाद याद था। वाकई में काफ़ी ऑथेंटिक था। जब सेलिब्रेशन की बात हुई तो उसका दिमाग तुरंत इस जगह पर गया। जैसे ही टेस्टी खाना टेबल पर आया, जया और लक्ष्मी खाने में ऐसे डूब गईं जैसे वजन बढ़ने का डर ही न हो। शौर्य ने एक दो बाइट्स लिए और पाया कि स्वाद तो अच्छा था, बाकी जगहों से बेहतर, लेकिन बस इतना ही। ठीक ठाक है, शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा। जया ने आंखें तरेरी। ठीक ठाक? अरे, ये तो टॉप लेवल का खाना है, सुपर टेस्टी। ओके। लक्ष्मी हंस पड़ी, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो अपने बाउल के खाने में मस्त थी। शौर्य बस मुस्कुराता रहा। अच्छा लग रहा है तो और खाओ, तुम्हारा भैया तो बस टेस्ट कर रहा है। महादक्ष स्टेज तक पहुंचने के बाद शौर्य को खाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर कोई शानदार डिश होती तो वो टेस्ट कर लेता, लेकिन इस रेस्तरां का खाना बस औसत। फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें इस्तेमाल हुए इंग्रेडिएंट्स में हल्की सी आध्यात्मिक ऊर्जा थी। कोई भी जीवित चीज़ या पौधा जिसमें ज़रा सी भी आध्यात्मिक ऊर्जा हो, उसकी वैल्यू 100 गुना बढ़ जाती है। जया को अचानक कुछ याद आया। भैया, मुझे लगता है तुम बहुत बदल गए हो। बिल्कुल टीवी सीरियल्स के उस हिडन मास्टर जैसे। कहीं तुमने कोई गुप्त खजाना तो नहीं पा लिया? उसका मजाक सच निकला। तुम तो जीनियस हो, शौर्य ने गंभीरता से कहा। सच बताऊं, तुम्हारा भैया एक अमरनायक है। हाँ, फ्यूचर का अमरनायक। आसमान में उड़ता हुआ, दुनिया की सैर करता हुआ। कैसा लगा? कमाल है ना? जया और लक्ष्मी एक साथ हंस पड़ी, इतना कि पेट पकड़ लिया। भैया, तुम सचमुच ज़्यादा टीवी देखने लगे हो। शौर्य ने सफाई नहीं दी। आजकल सच बोलो तो कोई यकीन ही नहीं करता। कुल मिलाकर दिन मज़ेदार रहा। जया और लक्ष्मी ने खूब मज़े किए, लेकिन बिल चुकाने का टाइम आया तो 5,800 रुपये का बिल देखकर जया के होश उड़ गए। शौर्य को लगा कि ये तो सस्ता सौदा था। उस हल्की सी आध्यात्मिक ऊर्जा की वजह से अगर यहाँ बार बार खाया जाए तो छोटी मोटी बीमारियां गायब हो सकती थीं। रेस्तरां से बाहर निकलते हुए जया ने शौर्य को रात की सैर के लिए खींच लिया। शौर्य को पता था कि उसकी छोटी बहन पिछले कुछ टाइम से बोर हो रही थी। बाहर निकलना तो बनता था, अगर वो थोड़ा नहीं घूमती तो अजीब लगता। चलो चलते हैं। गली से बाहर निकलते ही शौर्य की नज़र एक शख्स पर पड़ी और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। कोई मेरा पीछा कर रहा है। गली के मुहाने पर एक आदमी बार बार उनकी तरफ देख रहा था, उसकी आंखें चमक रही थीं। शौर्य ने उसे पहले भी देखा था। एक महादक्ष लेवल के एक्सपर्ट के लिए, जिसे एक बार देख लिया वो चेहरा कभी नहीं भूलता। आज दूसरी बार वो उस शख्स को देख रहा था। उसने ये भी नोटिस किया कि गली के बाहर ढेर सारे गुंडे मवाली टाइप लोग थे, जिसकी वजह से वहां कोई आता जाता नहीं था। जैसे ही दो खूबसूरत लड़कियां और एक जवान लड़का गली से बाहर निकले, सबकी नज़रें उन पर टिक गईं। वो लड़का शौर्य राठौर है। ब्यूटी पिल्स लेने के बाद जया और लक्ष्मी भले ही साधारण कपड़ों में थीं, लेकिन उनकी खूबसूरती छिप नहीं रही थी। रात के अंधेरे में वो चांद की तरह चमक रही थीं। शौर्य की तो बात ही क्या। एक लड़का दो खूबसूरत लड़कियों के साथ, कितना कूल और अटेंशन ग्रैबिंग था। मेरे पीछे खड़े रहो और 2 मीटर से ज़्यादा दूर मत जाना। शौर्य रुक गया। सामने से कोई आ रहा था। जया और लक्ष्मी ने आसपास का माहौल भांप लिया। थोड़ी दूर पर एक तगड़ा आदमी 7-8 छोटे मोटे गुंडों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। गली के पीछे भी ऐसा ही सीन था। सामने और पीछे दोनों तरफ से घेर लिया गया था। भैया टिल्ड। जया डर गई, उसका दिल घबराने लगा। शौर्य ने उसे तसल्ली दी। बस मेरे पीछे चुपचाप खड़ी रहो, कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी को थोड़ा सुकून था। उसने शौर्य को एक क्षण में देखा था। फरहान कुरैशी के तगड़े आदमियों को शौर्य ने आसानी से ढेर कर दिया था। उसने जया को भी ढांढस बंधाया। जया, तुम्हारा भैया कमाल का है। जया हैरान थी। कमाल का? उधर तगड़ा आदमी अपने गुंडों के साथ पास आ गया और आगे पीछे का रास्ता ब्लॉक कर दिया। उसकी नज़र जया और लक्ष्मी पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। लड़के, तू शौर्य राठौर है? वो आदमी बड़ा रौबदार था, उसकी आवाज़ में गुंडागर्दी साफ झलक रही थी। हाँ, मैं शौर्य राठौर। कोई सलाह देना चाहते हो? तगड़ा आदमी थोड़ा हैरान हुआ। ये लड़का, जो दिखने में कमज़ोर लग रहा था, उससे बिल्कुल नहीं डर रहा था। ये तो बड़ा रेयर था। आमतौर पर लोग उसे देखते ही कांपने लगते थे या भाग खड़े होते थे। लड़के, तूने कुछ गलत किया है। हमारे साथ चल, तगड़े ने गुर्राते हुए कहा, और इन दोनों लड़कियों को घर जाने दे। थोड़ा शराफत से पेश आ। जया और लक्ष्मी ने ऐसी बेहुदा बात पहली बार सुनी। मैं कोई वैसी लड़की नहीं, तेरी पूरी फैमिली वैसी है।
जया शौर्य के पीछे छिपकर चिल्लाए। तगड़े को अब मजा आने लगा। अरे तीखी मिर्ची है, बड़ा गुस्सा है, इसे ले चलो। एक कमजोर सा दिखने वाला लड़का और दो खूबसूरत लड़कियां, पता नहीं इस छोटे नवाब पर क्या चढ़ा था। तगड़े के दो गुंडे आगे बढ़े और लोगों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। शौर्य को तो जैसे देखा ही नहीं। निकल। शौर्य ने एक लात मारी और सबसे करीब वाला गुंडा चीखता हुआ उड़ गया, पास की रेलिंग से जा टकराया। तूने हाथ उठाया। तगड़ा गुस्से से लाल हो गया। आज विक्रम चौहान देख रहा था, अगर वो एक छोटे नवाब को नहीं पकड़ पाया तो उसका क्या होगा। तगड़े ने हाथ घुमाया और जोरदार थप्पड़ मारा। उसे ये तरीका बहुत पसंद था। वो लंबा चौड़ा था, उसका थप्पड़ ईंट जैसा जोरदार था, लेकिन शौर्य से उसका क्या मुकाबला। शौर्य ने बिना देखे एक और लात मारी। तगड़ा हैरान रह गया और अपने ही उस गुंडे से जा टकराया जो अभी अभी उठा था। भैया तुम तो सुपर कूल हो। जया की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो 1.5 मीटर से ज्यादा लंबा तगड़ा आदमी एक लात में उड़ गया। लक्ष्मी को तो आदत थी, उस दिन हॉस्पिटल में भी ऐसा ही तगड़ा आदमी था जिसे शौर्य ने कुछ लातों में ढेर कर दिया था। चलो जल्दी। तगड़ा आखिरकार उठा, चीखा और फिर दर्द से दोबारा बैठ गया। उसका चेहरा बेहद खराब हो गया। आसपास के गुंडों ने ये देखा, चिल्लाए और लोहे की रॉड्स वगैरह लेकर शौर्य पर टूट पड़े। 2 मीटर से ज्यादा दूर मत जाना। शौर्य की आंखों में ठंडक चमकी। वो आगे बढ़ा। जया और लक्ष्मी ने देखा कि सारे गुंडे एक एक करके उड़ रहे थे, चारों तरफ रेलिंग से टकरा रहे थे। पूरी प्रोसेस में 1 मिनट से भी कम टाइम लगा। भैया तुम तो सुपर हैंडसम हो। 1 मिनट से भी कम में 20 से ज्यादा गुंडे ढेर हो गए, दर्द से कराह रहे थे। अध्याय 22। ललित भाई, हमें वो शख्स मिल गया। हॉस्पिटल में ललित मेहरा को एक कॉल आया और आखिरकार उसे अच्छी खबर मिली। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। किसी को लगाओ, उसका पीछा करो, उसे भागने मत दो, मैं अभी अपने लोगों के साथ आता हूँ। जब से उसके कजिन फरहान कुरैशी की हालत खराब हुई थी, ललित ने आंखें तक नहीं झपकी थीं। लखन जी, इस बार आपको तकलीफ देनी पड़ेगी, ललित ने अपने पास खड़े बुजुर्ग लखन देसाई से कहा। लखन का चेहरा भावहीन था। वो लड़का कोई खास नहीं है, अगर उसे पकड़ लिया तो फरहान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा आराम करने के बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। ललित की आंखों में शक था। मैं शौर्य राठौर को जरूर पछतावा करवाऊंगा। गली के बाहर एक ब्लैक मर्सिडीज में विक्रम चौहान को अचानक ख्याल आया कि वो जानना चाहता था कि आखिर ललित मेहरा, जो डिस्ट्रिक्ट 1 का बॉस था, किसे ढूंढ रहा था। ये बस उसकी उत्सुकता थी। विक्रम भाई, वो लड़का बहुत तगड़ा है, हमारे सारे आदमी पिट गए। खिड़की के बाहर एक लड़का, जिसका चेहरा चोटों से नीला पड़ गया था, दौड़ता हुआ आया और शर्मिंदगी से बोला। विक्रम एक हॉट लड़की को गोद में लिए हुए था, उसका सिर उसकी बाहों में था। वो चौंका, फिर सिर बाहर निकाला। नालायक, इतने लोग मिलकर एक लड़के को नहीं संभाल सके। शर्म नहीं आती? मुझे तो तुम्हारे लिए शर्मिंदगी हो रही है। आदित्य, जाओ और देखो। आदित्य खन्ना फ्रंट सीट पर सीधा बैठा था। विक्रम की बात सुनते ही उसने दरवाजा खोला और लंबे लंबे कदमों से गली की तरफ बढ़ गया। बेकार लोग, हर बार आदित्य को ही जाना पड़ता है, विक्रम ने शिकायत की और फिर उस हॉट लड़की की गोद में वापस चला गया। लड़की की हंसी की आवाज गूंजने लगी। आदित्य कार से उतरा और तेजी से गली की तरफ बढ़ा। वो इन नाकारा लोगों को दिल से हिकारत करता था। एक छोटे नवाब को भी नहीं संभाल सकते, विक्रम भाई के लिए शर्म की बात थी। लड़के टिल्डर आदित्य जल्दी ही गली के मुहाने पर पहुंच गया, जो कुछ दर्जन मीटर दूर था। उसने जमीन पर कराह रहे गुंडों को देखा तक नहीं और लड़के की तरफ चिल्लाया। क्यों, मुझे सजा देना चाहते हो? शौर्य ने आने वाले को देखा, उसकी आंखों में ठंडक चमकी और उसने हल्के से कहा। रात थी, स्ट्रीट लाइट्स धीमी थीं और वो गली में थे, तो आदित्य को दूसरा शख्स साफ नहीं दिखा, लेकिन आवाज सुनते ही उसे लगा कि ये जानी पहचानी है। अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर डर छा गया। तुम? क्यों, मैं नहीं हो सकता। शौर्य ने आदित्य को शांत नजरों से देखा। आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के सारे रोम खड़े हो गए। वो शांत नजरें उसे कांपने पर मजबूर कर रही थीं। पास खड़ा एक लड़का कुछ समझ नहीं पाया और बोला, ये हमारे आदित्य भाई हैं, तू बड़ा तगड़ा है ना। अभी धम्म। लड़के की बात पूरी होने से पहले आदित्य ने उसे एक थप्पड़ मारा। वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। आदित्य ने जल्दी से सफाई दी, शौर्य भाई, गलतफहमी हो गई, मैं तो बस मजाक कर रहा था, गुस्सा मत करो। जो लोग आदित्य भाई का जलवा देखने के लिए तैयार थे, वो ये देखकर दंग रह गए। ये क्या हो रहा है? जया और लक्ष्मी भी हैरान थीं। भैया, तुम इन लोगों से कब मिले? जया बेवकूफ नहीं थी। ये आदित्य भाई दिखने में बहुत तगड़ा लग रहा था, लेकिन उसके भैया के सामने वो चूहे की तरह डर रहा था। ये तो बड़ा अजीब था। गलतफहमी। शौर्य ने हल्का सा तंज कसा, तो इन लोगों का क्या जवाब दोगे? आदित्य मन ही मन अपने आप को कोस रहा था। उसे याद आया कि जब उसने ये नाम सुना था तो उसे कुछ जानी पहचानी सी फीलिंग हुई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये शौर्य राठौर होगा।
ये आदित्य ने मन में गालियां दी। उसे पता था कि शौर्य कितना तगड़ा है, वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। विक्रम भाई ने बताया था कि वो एक योद्धा है। उसने खुद को 2 थप्पड़ मारे। शौर्य भाई, मेरे आदमियों को कुछ पता नहीं था, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। शौर्य को आदित्य की फुर्ती पसंद आई। तुम्हारा विक्रम भाई यहाँ है? शौर्य ने अचानक पूछा। अचानक इतने लोग आए, जरूर कुछ गड़बड़ थी। उसे जानना था कि माजरा क्या है। आदित्य ने सिर हिलाया। हाँ हाँ, कार में है, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। वैसे भी अगर उसने नहीं बताया होता तो। शौर्य को विक्रम चौहान की मौजूदगी का एहसास हो ही गया था। तुम बड़े आज्ञाकारी हो। अच्छा। आदित्य डर के मारे पसीना पसीना हो गया। शौर्य भाई, इधर से चलें। शौर्य दोनों लड़कियों को लेकर पास की मर्सिडीज की तरफ बढ़ गया। भैया, वो तुमसे बहुत डर रहा है? जया ने उत्सुकता से पूछा। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारा भैया बहुत तगड़ा है। इस बार जया ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। विक्रम चौहान मजे ले ही रहा था कि कार की खिड़की पर फिर से खटखट हुई। वो गुस्से में सिर बाहर निकालने ही वाला था कि उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। विक्रम भाई, मस्त मजे ले रहे हो? विक्रम चौंक गया और देखा कि शौर्य कार के दरवाजे के पास खड़ा था। उसने जल्दी से उस हॉट लड़की को, जिसके कपड़े बेतरतीब थे, एक तरफ धकेला। शौर्य भाई, आप यहाँ कैसे? वो फटाफट कार से उतरा। आदित्य को इशारा करते देख उसका दिल डूब गया। उसे सब समझ आ गया। शौर्य को विक्रम की तारीफ करनी पड़ी। कार में इतना मजा लेना कोई आसान बात नहीं थी। अच्छा हुआ कि वो जया और लक्ष्मी के सामने खड़ा था, वरना वो लोग शर्म से लाल हो जाती। मुझे बड़ा क्यूरियस हो रहा है। तुम्हारे आदमी मुझे ढूंढ रहे थे। कहीं विक्रम भाई मुझसे कोई बदला तो नहीं लेना चाहते? शौर्य ने हल्के से कहा। विक्रम को उसकी आवाज में कुछ गलत लगा। अरे ललित मेहरा, इस हरामी ने मुझे धोखा दिया। विक्रम को समझ आ गया कि ललित जिसे ढूंढ रहा था वो शौर्य राठौर ही था। अगर बात सिर्फ ताकत की होती तो विक्रम को कोई डर नहीं था, लेकिन उसने अमृता नेक्टर लिया था, जिसके बाद उसमें जबरदस्त बदलाव आया था। ये कोई साधारण चीज नहीं थी। शौर्य अब विक्रम की नज़रों में एक असाधारण इंसान बन गया था। शुरुआत में जब शौर्य गया और फिर वापस लौटा तो विक्रम को लगा कि ये शख्स कुछ खास है। इसलिए उसने बिना ज्यादा सोचे उसे एक अमृता नेक्टर दे दिया, चाहे विक्रम को यकीन हो या न हो। शौर्य भाई, इस बार मैं गलत था। अगर मुझे पता होता कि ये आप हैं तो 100 हिम्मत भी हो तो मैं ऐसा नहीं करता। विक्रम ने खुलकर गलती मानी। शौर्य भाई, वो शख्स कौन था? आदित्य, तू बता। आदित्य पसीने से तरबतर होकर हामी भरता रहा। जया और लक्ष्मी हैरान थीं, खासकर ये विक्रम, जो लाखों की मर्सिडीज में था और जिसके पास बॉस जैसा रॉब था। कोई बेवकूफ़ भी समझ सकता था कि ये बड़ा रईस और पावरफुल आदमी था, लेकिन ऐसा आदमी उनके भैया के सामने इतना विनम्र था, यकीन करना मुश्किल था। विक्रम भाई, तो बताओ आज रात का माजरा क्या था? शौर्य ने पूछा। अगर तुमने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो मेरी बहन और मैं तुम पर यकीन कैसे करेंगे? ललित मेहरा, ये सब ललित मेहरा का किया धरा है। विक्रम डर के मारे पसीना पसीना हो गया। ललित और मैं एक ही शकल में हैं। उसने मुझे कॉल करके किसी को ढूंढने में मदद मांगी। मुझे नहीं पता था कि वो आप हैं। शौर्य भाई, अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं तो भले ही आसमान का राजा आए, मैं आपके खिलाफ कोई गड़बड़ नहीं करता। तो ललित मेहरा था, विक्रम ने जोड़ा। ललित ने अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर आपके ठिकाने का पता लगाने के लिए इनाम रखा था। मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। शौर्य को नहीं लगा कि विक्रम उससे झूठ बोलेगा। आखिर वो एक बड़ा बॉस था। ललित मेहरा भी एक बड़ा नाम था। अगर उनकी दोस्ती थी तो थोड़ी मोड़ी मदद करना आम बात थी। विक्रम को शौर्य का भौहें सिकुड़ना अच्छा नहीं लगा। शौर्य भाई, इस बार मैं गलत था। फिक्र न करें, मैं आपको इसका जवाब जरूर दूंगा। विक्रम किसी असाधारण इंसान जैसे शौर्य को नाराज नहीं करना चाहता था। भैया, सामने कोई लोग आ रहे हैं। लगता है विक्रम भाई के लोग हैं। तभी कुछ लग्जरी कारें दूर से आती दिखीं। ललित मेहरा और उसके आदमी गंभीर चेहरों के साथ वहां पहुंच गए और शौर्य से सामना हो गया। अध्याय 23। भैया, वो वही आदमी है। जया अचानक कांपने लगी और गुस्से से एक शख्स की तरफ इशारा किया जो उनकी तरफ आ रहा था। ललित मेहरा। शौर्य की नज़र इतनी तेज थी कि उसने एक झटके में उसे पहचान लिया। लक्ष्मी ने धीरे से कहा, शौर्य भाई, जब जया मुसीबत में थी तब फरहान कुरैशी को पुलिस ने पकड़ा था। बाद में ये आदमी फरहान को लेकर वापस आया। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसी वक्त मामला दबा दिया और जया को चुप रहने की धमकी दी। ये आदमी सचमुच बहुत खराब है। शौर्य ने आंखें सिकुड़ी। ललित मेहरा। जब ललित मेहरा ने देखा कि शौर्य को लोगों ने घेर रखा है तो उसने ज्यादा नहीं सोचा। बस इतना समझा कि अगर शख्स मिल गया तो बाकी काम आसान था। विक्रम भाई, इतनी जल्दी शख्स ढूंढ लिया, थैंक यू। इस बार मैं आपका एहसान मानूंगा। भविष्य में कोई मदद चाहिए हो तो बस एक कॉल करना।
मैं पूरी कोशिश करूंगा। ललित ने आते ही बड़े शिष्ट तरीके से बात की। विक्रम सूर्यनगर का बेताज बादशाह था, उसका नेटवर्क हर जगह था। ललित जैसे डिस्ट्रिक्ट बॉस की उसके सामने कोई औकात नहीं थी। देखो ना, कितनी तेजी से उसने शख्स ढूंढ लिया, जबकि ललित के आदमियों को इतने दिन बाद भी कोई खबर नहीं मिली थी। विक्रम को गुस्सा आ गया। जब वो किसी की मदद के लिए गया तो उसे शौर्य राठौर मिला, एक असाधारण इंसान। वो सोच ही रहा था कि अपना गुस्सा कहाँ निकाले, और ललित खुद उसके सामने आ गया। विक्रम का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ललित मेहरा, मैंने तुझे सूर्यनगर का डिस्ट्रिक्ट बॉस समझकर तेरी मदद की, लेकिन तूने इतनी हिम्मत कैसे की? मेरे दोस्त शौर्य राठौर को ढूंढने के लिए अपने आदमियों को भेजा। मैं इतना अंधा कैसे हो गया कि तेरे लिए शख्स ढूंढने में मदद कर दी, हरामी। अरे ये क्या हो रहा है? ललित की हंसी तुरंत ठंडी पड़ गई। इस तरह डांट पड़ना उसके दिमाग से बाहर था। विक्रम भाई, आप क्या बोल रहे हैं? ललित ने गुस्सा दबाया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आज रात बस किसी को लेने आया था। कहीं ये शख्स आपसे भिड़ तो नहीं गया? ललित को शौर्य राठौर से कोई लेना देना नहीं था। 5 साल पहले शौर्य की क्या औकात थी, और 5 साल बाद वो क्या होगा? बस किस्मत का धनी, ज्यादा से ज्यादा। उसका कोई वजन नहीं था। विक्रम हंस पड़ा। शख्स नहीं, तू है वो, ललित मेहरा। तुझे लगता है तू कौन है? मेरे दोस्त को निशाना बनाने की हिम्मत की। तूने तो इनाम तक रख दिया। तू तो मुझसे भी बड़ा निकला। दोस्त? ललित भी चालाक था। उसकी नज़र उस जवान लड़के पर गई। 5 साल पहले का वो साधारण लड़का अब काफी बदल गया था। बस खड़े होने का उसका अंदाज ही रौबदार था। विक्रम भाई, आप जिस दोस्त की बात कर रहे हैं वो शौर्य राठौर है? ललित ने टटोलते हुए पूछा। विक्रम ने ठंडी सांस ली। तू बेवकूफ़ नहीं है। शौर्य मेरा दोस्त है। तूने शौर्य भाई पर इनाम रखा, यानी तू मेरा दुश्मन है। अब तू इस मामले को कैसे सुलझाएगा? ललित का दिमाग भन्ना गया। वो सचमुच हैरान था। वो शौर्य राठौर विक्रम चौहान का दोस्त बन गया। ये तो बड़ी खबर थी। ललित हमेशा से सोचता था कि शौर्य बस किस्मत वाला है। उसने कुछ मार्शल आर्ट सीख लिया और योद्धाओं के शकल में घुस गया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब हालात कुछ और ही थे। शौर्य ने कोई सफाई नहीं दी। दोस्त? शौर्य मुस्कुराया। विक्रम चौहान बातें बनाने में माहिर था। स्मार्ट आदमी स्मार्ट ही होता है। छोटी सी बात को उसने दोस्ती का रंग दे दिया। अगर सोचो तो अमृता नेक्टर कोई छोटी चीज नहीं थी। ये किसी को नई जिंदगी देने जैसा था। दोस्त कहना गलत भी नहीं था। भैया, ये आपका दोस्त है, कह सकते हो। शौर्य ने हल्का सा सिर हिलाया। सूर्यनगर के अंडरग्राउंड बॉस के तौर पर ललित मेहरा को कभी किसी ने डांटा नहीं था, लेकिन सामने वाला विक्रम चौहान था, सूर्यनगर के 3 बड़े दिग्गजों में से एक। अगर सचमुच जंग छिड़ गई तो ललित की कोई चांस नहीं थी। उसने शौर्य की तरफ इशारा किया और गुस्सा दबाते हुए बोला, विक्रम भाई, उस लड़के ने मेरे कजिन को चोट पहुंचाई। मुझे उसे ले जाना ही होगा। आप कोई भी शर्त रख सकते हैं। मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि वो लड़का झूठ बोलने में माहिर है। कहीं उसने किसी और के साथ मिलकर आपको बेवकूफ़ तो नहीं बनाया? फूट डालो। ललित भी बेवकूफ़ नहीं था। वो ताकतवर था, लेकिन दिमाग भी इस्तेमाल करता था। विक्रम इतनी आसानी से ललित की बातों पर यकीन नहीं करने वाला था। शौर्य एक असाधारण इंसान था। अगर उसे ललित के हवाले कर दिया तो वो पागलपन होगा। मेरे पास बस एक बात है, हिम्मत है तो आजमा। विक्रम ने कहा, बाकी लोग तुझे डिस्ट्रिक्ट बॉस का रुतबा देते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। अगर तूने कुछ करने की कोशिश की तो आज रात मैं तेरे सारे ठिकाने उखाड़ दूंगा। आजमा के देख। विक्रम का रौब गजब का था। अगर तूने जंग शुरू की तो मैं भी तैयार हूं। देखते हैं कौन ज्यादा टिकता है। विक्रम के पीछे ताकतवर लोग थे और ललित के पीछे भी, लेकिन एक असाधारण इंसान से दोस्ती के फायदे असीमित थे और ये विक्रम अच्छी तरह जानता था। ललित ने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम आज रात इतना सख्त रुख लेगा और उसके साथ जंग छेड़ने को तैयार होगा। इससे दोनों का नुकसान होता। शौर्य राठौर, तुझे बोलने की हिम्मत है? ललित ने शौर्य को घूरा। शौर्य बड़े आराम से 2 मीटर की दूरी पर रुक गया। काफी टाइम बाद मिले। ललित मेहरा, मुझे नहीं लगा था कि तुझे मेरा नाम याद होगा। ललित की आंखें ठंडी हो गईं। 5 साल पहले तू एक हारा हुआ कुत्ता था। मुझे नहीं लगा था कि 5 साल बाद तू इतना शो ऑफ करेगा। मैंने तुझे कम करके आंका। शौर्य वो दिन कभी नहीं भूल सकता था। ललित मेहरा की दखलंदाजी की वजह से ही वो पूरी तरह हार गया था और अपमानित होकर अकादमी छोड़नी पड़ी थी। उसकी जिंदगी पर एक दाग लग गया था। लोग बदलते हैं, लेकिन तू ज्यादा नहीं बदला। शौर्य बेहद शांत था। इस वक्त ललित को देखकर उसे न तो डर था, न बेबसी, बस शांति थी। विक्रम को सचमुच नहीं पता था कि शौर्य और ललित के बीच पुरानी दुश्मनी थी। 5 साल पहले विक्रम ने अजीब नजरों से देखा। मैं तो सचमुच लकी हूं, मुझे एक असाधारण इंसान मिल गया। वो मन ही मन खुश हुआ। ललित सचमुच चाहता था कि शौर्य डरा हुआ दिखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वो इतना शांत था कि ललित को बेचैनी होने लगी। शौर्य राठौर, तू बहुत अच्छा है। उम्मीद है अगली बार भी तू ऐसे ही बात करेगा। ललित को पता था कि इस बार उसका आना बेकार गया। शौर्य ने मुस्कुराकर कहा, वैसे मेरे पास भी तुझसे कुछ कहना है। 5 साल पुराना हिसाब बराबर करने का टाइम आ गया है। आज रात मेरा मूड अच्छा है। अगली बार जब मिलेंगे तब हिसाब चुकता होगा। और फरहान कुरैशी, वो तो बस ब्याज था जो मैंने पहले वसूल कर लिया। उसे मेरी बहन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ललित को अचानक ध्यान आया और उसने उन 2 खूबसूरत लड़कियों को देखा। उसने गुस्से से कहा, शौर्य राठौर, मैं तेरा इंतजार करूंगा। विक्रम को लगा कि ललित कुछ करेगा, लेकिन वो कुछ शब्द बोलकर मुड़ गया और चला गया। शौर्य भाई, क्या मैं अपने आदमियों को भेजकर इस आदमी का हिसाब कर दूं? विक्रम ने बेफिक्री से कहा, कौन है ये? शौर्य ने सिर हिलाया, तुम्हारे आदमी गए तो कोई फायदा नहीं। उसके पास जो आदमी है वो कोई साधारण इंसान नहीं है। अध्याय 24। विक्रम चौंक गया, कौन सा बूढ़ा? शौर्य मुस्कुराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। अगर विक्रम को अब भी नहीं समझ आया तो उसे बॉस बनने की जरूरत ही नहीं थी। तो वो बूढ़ा है। तभी तो ललित मेहरा इतनी बार मौत को चकमा दे गया। उसके पास ऐसा गोल्डन बॉडीगार्ड है। ललित चला गया और शौर्य भी जाने की तैयारी करने लगा। विक्रम को ललित की धोखेबाजी पर गुस्सा था। भले ही शौर्य ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे बेचैनी थी। जब उसे पता चला कि शौर्य होटल में रुकने वाला है तो उसने तुरंत मना कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता था? शौर्य भाई, होटल में क्यों रुकना? वो जगह तो सबसे बेकार होती हैं। संयोग से मेरे पास एक डेवलपर ने एक घर गिफ्ट किया था। लोकेशन शानदार है, डेकोरेशन टॉप क्लास है। आप तुरंत शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपके और इन 2 खूबसूरत लड़कियों के लिए परफेक्ट है। विक्रम ने तुरंत एक घर निकाल लिया। भले ही शौर्य बेफिक्र दिख रहा था, लेकिन विक्रम के दिल में डर था। अगर उसने गलत इंप्रेशन छोड़ा तो बड़ा नुकसान हो सकता था। एक घर क्या, 10 घर भी होते तो विक्रम पलक झपकते दे देता। शौर्य को बिना सोचे समझ आ गया कि विक्रम क्या सोच रहा है। वो मना करने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि सूर्यनगर में हमेशा होटल में तो नहीं रह सकता। उसे एक ठिकाने की जरूरत थी। विक्रम घर दे रहा है तो मना क्यों करना? शौर्य ने मना नहीं किया और विक्रम खुशी से फूला नहीं समाया। उसने शौर्य और दोनों लड़कियों को घर दिखाने के लिए ले गया। दूसरी तरफ की बात, ललित मेहरा गुस्से से भरा हुआ कार में लौटा। उसका चेहरा उदास था। साले, सब नालायक, विक्रम चौहान के आदमियों ने पीट दिया। ललित बहुत गुस्से में था, लेकिन उसका गुस्सा निकालने की कोई जगह नहीं थी। लखन जी, अब आप शौर्य राठौर से मिल चुके हैं। बताए, आपको क्या लगता है? ललित ने लखन देसाई से पूछा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि शौर्य विक्रम चौहान को जानता है और उसका दोस्त बन गया। ये क्या मजाक था? लखन का चेहरा भावहीन था। वो लड़का ज्यादा ताकतवर नहीं है, बस शुरुआती स्टेज पर है। उसके कदम अस्थिर हैं, उंगलियां सफेद। हमने उसे ओवररेट किया था। ऐसे लड़के को मैं 3 चालों में ढेर कर सकता हूँ। एक योद्धा के तौर पर लखन की नज़र बहुत तेज थी। जब वो आया था उसने शौर्य की पूरी छानबीन की थी। उसे देखते ही वो निराश हो गया। ये लड़का वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। उसे लगा था कि वो कोई बड़ा मास्टर होगा। शुरू से आखिर तक शौर्य ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया, जिससे पता चलता था कि उसकी ताकत बहुत कम थी। 3 चालें? ललित हैरान था। हाँ, 3 चालें काफ़ी हैं। वो लड़का बस शुरुआती लेवल पर है। बस आप इशारा करें, मैं उसे पकड़ लूंगा। लखन ने शांति से कहा। बॉस, विक्रम चौहान की फिक्र न करें। अगर शौर्य गायब हो गया तो क्या वो आपके साथ जंग जारी रखेगा? इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक मरा हुआ इंसान सबसे कम कीमती होता है। ललित ने तारीफ की। लखन जी, आपकी बातें कमाल की हैं। विक्रम चौहान सूर्यनगर के 3 बड़े दिग्गजों में से एक है। मैं उसके साथ जंग नहीं चाहता। अगर शौर्य को चुपके से खत्म कर दिया, बिना कोई सबूत छोड़े, तो वो कुछ नहीं कह पाएगा। ललित को लखन की बातों पर पूरा यकीन था। अगर उसने कहा कि शौर्य शुरुआती लेवल पर है तो वो सच ही होगा। ये काम आपको सौंपता हूँ। मुझे वो जिंदा चाहिए, ललित ने उदास स्वर में कहा। ये काम चुपके से करें। विक्रम चौहान को कोई सबूत न मिले। फिक्र न करें बॉस, ये काम मैं संभाल लूंगा। शौर्य राठौर को पकड़ना आसान है। वाह, ये तो विला है। विक्रम ने खुद ड्राइव करके शौर्य को सूर्यनगर के एक शांत विला कम्युनिटी में ले गया। कार से उतरते ही जया चहक उठी। ये एक पहाड़ी की तलहटी में बना विला था, पूरी तरह यूरोपियन स्टाइल में। अंदर घुसने से पहले ही दरवाजे पर रॉकरी और बहता पानी दिख रहा था, जो चारों तरफ हाई क्लास वाइब्स बिखेर रहा था। विक्रम ने किसी को साथ नहीं लाया था और खुद ड्राइवर बना था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ज्यादा लोगों को इसकी खबर हो। अगर बात फैल गई तो पता नहीं कितने लोग हैरान हो जाते। शौर्य बहुत शांत था। उसने कल्टीवेशन की दुनिया में हर तरह के बड़े सीन देखे थे। एक छोटा सा विला उसे हैरान करने वाला नहीं था। विक्रम शौर्य पर नजर रखे हुए था।
उसका चेहरा देखकर जब उसे कोई खुशी नहीं दिखी तो उसने कहा, सचमुच एक हिडन मास्टर। विला को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई बादल तैर रहा हो। ललित मेहरा, तूने मुझे अपनी काबिलियत दिखाने का मौका दे दिया। इस वक्त विक्रम मन ही मन हंस रहा था। उसने खुद विला का दरवाजा खोला। शौर्य भाई, ये मुझे एक डेवलपर ने गिफ्ट किया था, जैसा कि आप जानते हैं। मुझे तो चहल पहल वाली जगहें पसंद हैं। ऐसी सुनसान जगह मेरे लिए नहीं है। मैंने इसे ऐसे ही छोड़ रखा था, कभी रहा नहीं। विक्रम ने हंसते हुए कहा, ये जगह ठीक है, डेवलपर ने दिल से बनवाया है। शौर्य इस जगह से काफी संतुष्ट था क्योंकि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा बाकी जगहों से ज्यादा थी। बस शौर्य भाई को पसंद आ जाए, मैं कल ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर और बाकी चीजें भिजवा दूंगा। विक्रम ने खुशी दबाते हुए कहा, अब मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। विक्रम को चीजें हैंडल करना अच्छे से आता था। भैया, ये विला हमारा है। जया को जैसे सपना लग रहा था। सुना है यहाँ 1 स्क्वायर मीटर की कीमत हजारों में है। ऐसा विला तो कम से कम करोड़ों का होगा। लक्ष्मी का हाल भी जया से जुदा नहीं था। जया का भैया इतना तगड़ा और रहस्यमयी था, करोड़ों का विला ऐसे ही गिफ्ट कर दिया। सचमुच पैसे को पैसा नहीं समझता। इतना हंगामा मत करो। विक्रम चौहान स्मार्ट आदमी है, उसका विला देना नॉर्मल है। शौर्य ने हंसते हुए कहा, जाओ अपने लिए रूम चुन लो। शौर्य सबसे पहले विला में दाखिल हुआ। जया और लक्ष्मी तुरंत पीछे पीछे गईं। वाह, क्या शानदार डेकोरेशन है। विला के अंदर का डेकोरेशन भी लाखों का था। हर कोने से लग्जरी टपक रही थी। डेकोरेशन में कम से कम कई करोड़ खर्च हुए होंगे। जया और लक्ष्मी हैरान थीं। ये तो सचमुच पैसे को पानी की तरह बहाना था। साथ ही उन्हें विक्रम चौहान की पहचान को लेकर भी क्यूरियसिटी थी, जो मर्सिडीज चलाता था और करोड़ों का विला गिफ्ट कर देता था। हालांकि वो क्यूरियस थीं, लेकिन दोनों लड़कियां डेकोरेशन देखकर इतनी उत्साहित थीं कि नीचे से ऊपर तक दौड़ने लगीं। वाह, यहाँ तो स्विमिंग पूल है। देखो कितना साफ पानी है। शौर्य सोफे पर बैठा था, उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसे अपनी छोटी बहन की हंसी सुनना अच्छा लगता था। वो कल्टीवेशन की दुनिया से इसलिए लौटा था ताकि उसकी छोटी बहन की जिंदगी बेहतर हो। दोनों लड़कियां काफी देर तक चहकती रहीं, फिर जाकर शांत हुईं। उस रात जया और लक्ष्मी को नींद नहीं आई, वो बहुत एक्साइटेड थीं। जया, तुम्हारा भैया आखिर है कौन? दोनों उस रात एक ही बेड पर सो रही थीं। लक्ष्मी ने करवट लेते हुए पूछा। जया भी कंफ्यूज थी। पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है मेरा भैया बहुत कमाल का हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी शानदार हवेली में रहूंगी। ऐसा लगता है जैसे सपना हो। और वो ब्यूटी पिल, मुझे सचमुच नहीं पता मेरे भैया ने उसे कहाँ से लिया। अविश्वसनीय है। लक्ष्मी ने खुद इसका अनुभव किया था और वो अब भी भावुक थी। जया, मुझे अब तुमसे जलन हो रही है कि तुम्हारा ऐसा कमाल का भैया है। जया हंस पड़ी और आंखें मटकाईं, तो तुम मेरे भैया की गर्लफ्रेंड बन जाओ, फिर तो तुम बहुत खुश रहोगी। लक्ष्मी का चेहरा लाल हो गया। बकवास मत कर। तुम्हारा चेहरा लाल हो गया और कह रही हो कि पसंद नहीं। अध्याय 25। रात का अंधेरा। नर्मदा एन्क्लेव की विला कम्युनिटी में सन्नाटा पसरा था। कई सिक्योरिटी गार्ड्स इधर उधर गश्त कर रहे थे। ये उनका हर रात का रूटीन था। कमाल का लड़का है, बड़ा चालाक। विला में रहने की सोची। क्या सचमुच लगता है कि योद्धा यहाँ नहीं पहुंच सकते? जब कुछ गार्ड्स गश्त करके निकले तो पास के एक पेड़ से एक शख्स कूदकर नीचे आया। वो चुपके से, फुर्ती से सड़क के सर्विलांस कैमरों से बचता हुआ एक विला की तरफ बढ़ गया। ये फुर्तीला काला लिबास पहने शख्स कोई और नहीं, ललित मेहरा का खासमखास लखन देसाई था। फरहान कुरैशी हॉस्पिटल में तड़प रहा था। कुछ ही समय में उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो हड्डियों का ढांचा बन गया था। उसे जानने वाले अब उसे पहचान भी नहीं सकते थे। ललित मेहरा अब और चुप नहीं बैठ सकता था। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो उसका कजिन शायद तड़प तड़प कर मर जाएगा। शौर्य राठौर के लिए उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने तुरंत लखन देसाई को भेजा कि किसी भी हाल में शौर्य को पकड़ लाए। किसी का ठिकाना ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। ललित ने कुछ जुगाड़ लगाए और शौर्य का पता लगा लिया। यही वो जगह है। लखन विला के बाहर पहुंचा। सर्विलांस से बचता हुआ एक ही छलांग में विला के अंदर दाखिल हो गया। एक योद्धा के लिए सर्विलांस से बचना कोई बड़ी बात नहीं थी। लखन को जरा भी फिक्र नहीं थी कि कोई उसे पकड़ेगा। एक ऐसा लड़का जो बस शुरुआती मिंगजिन लेवल पर है, वो तो बस अपनी हाथ की ताकत पर इतराता है। लखन तो जल्द ही आंतरिक शक्ति का मास्टर बनने वाला था। जैसे ही लखन विला में घुसा, बालकनी पर ध्यानमग्न बैठा शौर्य अचानक चौंक गया। उसकी आंखें खुली और अंधेरे में एक ठंडी चमक उभरी। जैसा मैंने सोचा था। शौर्य को यकीन था कि ललित मेहरा चुप नहीं बैठेगा, वो जरूर किसी को भेजेगा। शौर्य ने एक छलांग लगाई और कुछ ही सांसों में बालकनी से नीचे उतरकर घास पर हल्के से लैंड कर गया। लखन को भनक तक नहीं लगी कि कोई नीचे आया है। शौर्य एक महादक्ष लेवल का मास्टर था। अगर वो शोर नहीं करना चाहता तो कोई आवाज नहीं होती। वो लड़का जरूर गहरी नींद में होगा।
उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि मैं इतनी रात को चुपके से घुस आया। अगर मैं उसकी जगह होता तो कभी सोता ही नहीं। लखन ने ठंडी हंसी हंसी और विला में घुसने की तैयारी की। बुरा नहीं, इतनी रात को भी बाहर घूमने का जोश है। बिना किसी चेतावनी के लखन के पीछे से एक हल्की सी आवाज आई। उसका पहला रिएक्शन था कि वो लुढ़क कर एक तरफ भागा। जब उसने मुड़कर देखा तो अंधेरे में एक जवान लड़का खड़ा था। तुम सोए नहीं? लखन ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। ये उसका टारगेट था, शौर्य राठौर। वो खुशी से फूला नहीं समाया। उसे नहीं पता था कि दूसरा शख्स क्यों नहीं सोया, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इससे उसकी मेहनत बच गई। किसने मुझे सोने दिया? शौर्य ने शांति से कहा, वरना मैं इतना शानदार तमाशा कैसे देख पाता। ललित मेहरा को अपने कजिन की कितनी फिक्र है, रातों रात तुम्हें भेज दिया। लखन का चेहरा भावहीन था। उसने ठंडी हंसी हंसी, जब तुम्हें मेरे आने का मकसद पता है तो मेरी सलाह है कि चुपचाप मेरे साथ चलो। ये मत सोचो कि तुम्हारा औसत सा कुंग-फू कोई कमाल की चीज है। अगर मैंने हाथ उठाया तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। शौर्य ने हाथ पीछे बांधे हुए खड़ा था। तुम गलत हो। तुम्हें अभी पीछे हट जाना चाहिए। मैं तुम्हें जीने का एक मौका दे सकता हूँ, वरना आज रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। जब से दूसरा शख्स विला में घुसा, शौर्य ने उसे जाने देने का इरादा नहीं किया था। जब तक योद्धाओं को खत्म नहीं किया जाता, वो बार बार वापस आते हैं। शौर्य कोई मुसीबत छोड़ना नहीं चाहता था। उसे अपनी छोटी बहन और परिवार की चिंता नहीं थी। भविष्य में परेशानी से बचने के लिए ललित मेहरा का भेजा हुआ शख्स यहीं रहने वाला था। लखन चौंक गया, लेकिन गुस्सा होने की बजाय हंस पड़ा। हा, मैं, लखन ने कई मास्टर्स देखे हैं, लेकिन तुम जितना घमंडी कोई नहीं देखा। तुमने अभी आधा कदम भीतर रखा है, लेकिन इतने ना समझ हो। चलो, मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। लखन ने हरकत की, 2 कदमों में दौड़कर शौर्य की तरफ बढ़ा। उनके बीच की दूरी 50 मीटर से भी कम थी, लेकिन उसने इतनी तेजी से गैप बंद किया कि किसी को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। उसने एक हाथ से मुक्का कस लिया और पूरी ताकत से हमला किया, हवा में तेज आवाज के साथ। ये थी एक मिंग जिन मास्टर की ताकत। उसकी ताकत इतनी थी कि एक ही मुक्के में किसी को उड़ा सकता था। यही है योद्धा। लखन के मुक्के का सामना करते हुए शौर्य ने हल्का सा सिर हिलाया। जोश तो है, लेकिन ताकत बहुत कम है। शौर्य को ये साधारण बॉक्सिंग टेक्निक सचमुच गंभीर नहीं लगी। उसकी नज़र में ये सब खामियों से भरी थीं। हम, थोड़ी देर में तुझे पता चलेगा इसका स्वाद। लखन को अपने इस मुक्के पर बहुत भरोसा था। सामने वाला इसे किसी भी हाल में नहीं बचा सकता था। हाँ, शौर्य के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने बायां पैर उठाया और एक व्हिप किक मारी, ठीक जब लखन 1 मीटर के दायरे में पहुंचा। किक हवा में चली और लखन के बाएं कंधे पर जा लगी। एक क्लिक की आवाज के साथ तेज दर्द हुआ। लखन पीछे उड़ गया और घास पर गिरा, लंबे समय तक उठ नहीं पाया। इस किक की ताकत कोई साधारण नहीं थी। लखन का आधा शरीर हिलने लायक नहीं रहा। जरा सा जोर लगाने पर तेज दर्द पूरे शरीर में फैल गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। उसके चेहरे पर दर्द छा गया। तुम मिंग जिन के पीक पर हो। शौर्य मिंग जिन के पीक पर नहीं था, लेकिन उसे सफाई देने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। लखन को समझ आ गया कि वो जाल में फंस गया है। सामने वाले ने अपनी ताकत छिपाई थी। वो साफ तौर पर पीक लेवल पर था, फिर भी शुरुआती स्टेज का ढोंग कर रहा था, जिसकी वजह से वो फेल हो गया। उसे बहुत गुस्सा आया। तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। लखन ने दांत पीसे, लुढ़क कर उठा और विला से बाहर की तरफ भागा। उसने मन में ठान लिया था कि अगर वो सिक्योरिटी टीम के बीच पहुंच गया तो शौर्य को 100 हिम्मत भी हो तो वो उसे छू नहीं पाएगा। कुछ ही सांसों में लखन विला की दीवार तक पहुंच गया। बस उसे पार करना था और वो सुरक्षित हो जाता। शौर्य राठौर, अगली बार तुम इतने लकी नहीं होगे। शौर्य को पीछा करते न देखकर लखन पूरी तरह निश्चिंत हो गया। हाँ, शौर्य मुस्कुराया। उसने एक पत्ता तोड़ा और उसे हल्के से उछाला। पत्ता हवा में उड़ गया। पफ! लखन का शरीर हिल गया और उसकी भौहों के बीच एक पत्ता दिखाई दिया, जो गहराई तक धंस गया था। उसका पूरा चेहरा डर से भर गया। तुम पराशक्तिवान मास्टर हो। लखन अनिच्छा के साथ मर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक शुरुआती मिंग जिन लेवल का लड़का उसे एक पत्ते से मार सकता है। अगर उसे पता होता तो वो कभी नहीं आता। मिंग जिन तो बस थोड़ी ज्यादा ताकत है। एक नई जिन मास्टर को अपने शरीर में ऊर्जा पैदा करनी चाहिए। और हवा जिन मास्टर, उसे ऊर्जा बाहर निकालनी चाहिए और दूर से चोट पहुंचानी चाहिए। शौर्य वहीं खड़ा रहा, लखन के शरीर को देखते हुए खुद से बड़बड़ाया। शौर्य को भारतीय योद्धाओं में काफी दिलचस्पी थी। लखन का परफॉर्मेंस उसे निराश करने वाला था। उसकी नज़र में वो इतना कमजोर था कि एक ही वार में ढेर हो गया। अगर शौर्य खुद देखना नहीं चाहता तो वो एक ही चाल में उसे खत्म कर सकता था। लखन की मौत से ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। शौर्य ने उसका शरीर उठाया और रात के अंधेरे में दौड़ पड़ा।
आखिरकार उसने शरीर को एक सूखे कुएं में फेंक दिया। इस कुएं पर आमतौर पर कोई नहीं आता था। चेक करने के बाद जब उसे कोई निशान नहीं मिला, वो मुड़कर रात में गायब हो गया। दूसरी तरफ ललित मेहरा ऑफिस में बैठा था, पूरी रात जागकर लखन की खबर का इंतजार कर रहा था। ये इंतजार सुबह तक चला। जब ललित फिर से जागा तो उसे लखन नहीं दिखा। उसका चेहरा अनिश्चित हो गया। क्या हुआ? पूरी रात हो गई, क्या उसे पकड़ा नहीं, या वो भाग गया? अध्याय 26। कुछ गड़बड़ हो गई। ललित मेहरा ने पूरी सुबह इंतजार किया। वो शख्स अब भी नहीं आया। ललित ने अपने लोगों को हालात की खबर लेने भेजा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। खबर सुनने के बाद उसका चेहरा बेहद उदास हो गया। जो बात उसे सबसे ज्यादा मंजूर नहीं थी, वो हो गई थी। जरूर वो शौर्य राठौर ने चुपके से कोई जाल बिछाया होगा। लखन की ताकत इतनी थी कि दर्जन भर तगड़े आदमी भी उसे नहीं रोक सकते। अब क्या करूं? क्या सचमुच मुझे उससे रहम की भीख मांगनी पड़ेगी? ललित खिड़की के सामने खड़ा था, उसका मन उलझन में था। ये मानना कितना मुश्किल था कि 5 साल पहले जो लड़का इतनी बुरी हालत में था, वो 5 साल बाद उसे इस कदर परेशान कर देगा। फरहान की हालत, अगर ये ऐसे ही चलता रहा। ललित को अपने कजिन की हालत अच्छे से पता थी। वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। ये बहुत जहरीला था। शौर्य का मामला अभी साइड में रखना होगा, फरहान की प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। कोई है, मेरे लिए शौर्य राठौर से कांटेक्ट करो, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जब जया राठौर और लक्ष्मी अय्यर सुबह उठी तो उन्होंने चारों तरफ की शानदार सजावट देखी और सोचा कि ये सपना है। नीचे आ जाओ, नाश्ता तैयार है। शौर्य की आवाज नीचे से आए। खरीदा हुआ नाश्ता वाइट जेड डाइनिंग टेबल पर रखा था। मैं सुबह जॉगिंग के लिए गया था, बाहर नाश्ता मिल गया तो तुम दोनों के लिए ले आया। देखो पसंद आता है कि नहीं, शौर्य ने कहा। शौर्य भाई, तुम बहुत अच्छे हो। लक्ष्मी को बुरा लगा। रात को किसी और के घर सोना और सुबह कोई उनके लिए नाश्ता लाए, ये थोड़ा अजीब था। मेरा भैया तो अच्छा है ही, जया ने हंसते हुए कहा। नाश्ते के बाद जया ने लक्ष्मी को स्विमिंग के लिए खींच लिया और शौर्य को चेतावनी दी कि वो झांकने न आए, जिससे शौर्य हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से वो बिना वहां जाए भी सब देख सकता था। विक्रम चौहान सुबह सुबह पहुंच गया, अपने साथ एक वकील लाया था। शौर्य भाई, बस यहाँ साइन कर दो, आज से ये विला तुम्हारा है। विक्रम ने डॉक्यूमेंट निकाला। शौर्य ने बिना हिचकिचाहट के अपना नाम लिख दिया। तुम इस मामले को हैंडल करो, मैं चाहता हूं कि दोपहर तक सब काम हो जाए। विक्रम ने डॉक्यूमेंट पास खड़े वकील को दे दिया। वकील भी समझदार था, उसने बार बार सिर हिलाया और दोपहर तक सब पूरा करने का वादा किया। विक्रम दूसरों के सामने बहुत रौबदार था, लेकिन शौर्य के सामने बेहद विनम्र और लोकी। शौर्य भाई, कुछ दिनों बाद एक ऑक्शन होने वाला है, पता नहीं तुम्हें इंटरेस्ट है या नहीं, विक्रम ने सावधानी से पूछा। सुना है वहां कई रेयर और कमाल की चीजें होंगी, मुझे लगता है तुम्हें ये पसंद आएगा। शौर्य ने हल्का सा भौहें से कुर्नी। ऑक्शन? हाँ, ये सूर्यनगर के हाई क्लास लोगों का ऑक्शन है। वहाँ कई शानदार चीजें बिकती हैं, जैसे कुछ जादुई औजार। एक बार तो 300 साल पुराना वो पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम भी आया था, जिसे बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा गया। विक्रम ने ऑक्शन के बारे में बताया। अपनी छोटी बहन के मामले को सुलझाने के बाद शौर्य को अपनी कल्टीवेशन पर फोकस करना था। इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी थी। अगर शौर्य को और ताकतवर बनना था तो उसे कोई शॉर्टकट ढूंढना होगा, जैसे कि औषधियां लेना। लेकिन औषधियां लेने के लिए उसे खुद उन्हें रिफाइन करना होगा, और इसके लिए प्राकृतिक खजाने जरूरी थे। भारत में 300 साल पुराना वो काफी अच्छा माना जाता था। ठीक है, तब मुझे पिक करने आ जाना। शौर्य भी जाना चाहता था, शायद उसे कुछ अच्छा मिल जाए। विक्रम बहुत उत्साहित हुआ और बोला कि वो जरूर आएगा। जाने से पहले उसने मर्सिडीज की चाबियां रख दी और बोला, शौर्य भाई, मैंने देखा कि तुम्हें टैक्सी लेना थोड़ा असुविधाजनक है। मेरे पास एक कार पड़ी थी जो मैंने कभी ड्राइव नहीं की और मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं। ये तुम ले लो, बाहर जाने में आसानी होगी। शौर्य ने विक्रम की छोड़ी मर्सिडीज देखी। बिल्कुल नई थी, शानदार कंडीशन में। उसने कीमत का अंदाजा लगाया, कम से कम 10 लाख से ज्यादा की थी। विक्रम चौहान सचमुच काम करना जानता है, अच्छा इंसान है। मुझसे मिलने दोपहर में कोई आया और बोला कि वो उससे मिलना चाहता है। ललित मेहरा कौन होता है? मिलना है तो खुद आए। शौर्य ने एक लाइन फेंकी, ठंडी हंसी हंसी और वापस चला गया। जैसे ही योद्धा मरा, शौर्य को पता था कि ललित मेहरा उससे बात करने आएगा, और ये सब फरहान कुरैशी के लिए था। बर्फीले तावीज़ की ताकत बेहद खतरनाक थी। इतने दिन बाद फरहान शायद मौत के कगार पर तड़प रहा होगा। अगर ये सिलसिला चला तो वो जरूर मर जाएगा। शौर्य को फरहान को मारने की जरा भी परवाह नहीं थी। उसके मरने के बाद कोई उस पर शक नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई सबूत नहीं था। बर्फीला तावीज़ उसके शरीर में घुल गया था। इस दुनिया का कोई मास्टर भी आए, वो नहीं बता सकता था कि क्या हुआ।
क्या मुझे फरहान कुरैशी को मार देना चाहिए? आमतौर पर फरहान ने जो किया उसके लिए उसे 100 बार मरना चाहिए। ये उसकी अपनी गलती थी। सूर्यनगर के एक डिस्ट्रिक्ट का बॉस होने के नाते अगर फरहान मरा तो ललित मेहरा को बहुत मुसीबत होगी। मेरे पास अभी उसे डील करने का टाइम नहीं है और मेरी छोटी बहन को खतरा हो सकता है। शौर्य ने भौहें सिकुड़ी, उसके दिमाग में हजारों ख्याल चमक रहे थे। ललित मेहरा खुद आया। एक काली BMW ने डोरबेल बजाए। मुझे नहीं लगा था कि तुम सचमुच आ जाओगे। शौर्य बाहर आया और ठंडे लहजे में बोला, कभी नहीं सोचा था कि ये दिन आएगा। ललित मेहरा को आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फरहान के लिए उसे आना पड़ा। हॉस्पिटल से खबर आई थी कि फरहान का दिमागी संतुलन बिगड़ने वाला था। अगर वो टूट गया तो ठीक होने के बाद भी वो हमेशा पागल ही रहेगा। ये वो नहीं था जो ललित मेहरा चाहता था। शौर्य राठौर, मैंने तुम्हें कमा का। ललित ने शौर्य को घूरते हुए कहा, काफी टाइम हो गया, किसी ने मुझे इस तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। ललित इस जंग में हार गया था। न सिर्फ फरहान को बुरी तरह पीटा गया, बल्कि उसने एक योद्धा और अपना सबसे भरोसेमंद आदमी भी खो दिया। इसलिए ललित ने दूसरे योद्धाओं से कांटेक्ट करने की व्यवस्था की। मुझे नहीं लगा था कि तुम हार मान लोगे। ये आसान नहीं है। शौर्य ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि फरहान ने तुम्हारा कुछ गुस्सा झेल लिया। ललित ने अपने गुस्से को दबाया। शौर्य राठौर, भले ही तुमने बाजी मार ली, लेकिन ये मत भूलो कि फरहान के पीछे कौन है। तुमने फरहान को इतनी बुरी हालत में पहुंचा दिया। अगर तुमने हद पार की तो पूरे सूर्यनगर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। ललित ने खतरनाक लहजे में कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शौर्य ने हंसते हुए कहा, तो तुम जा सकते हो। मुझे धमकी देने वालों से कभी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ललित ने आंखें फाड़कर उसे घूरा। क्यों नहीं? शौर्य ने मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाए। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि एक योद्धा के लिए तुम और मेरे बीच की इतनी दूरी में भले ही तुम 10 हो, मैं तुम्हें मार सकता हूं। ललित योद्धा नहीं था, लेकिन उसने योद्धाओं की ताकत के बारे में सुना था। उसे एहसास हुआ कि वो शौर्य के बहुत करीब खड़ा था। इस बार उसने कोई एक्सपर्ट साथ नहीं लाया था। उसका दिल डूब गया और उसकी पीठ पर पसीना छूट गया। हाँ, मैं कैसे भूल गया कि शौर्य एक योद्धा है। भले ही वो शुरुआती लेवल पर हो, वो मुझे मार सकता है। अगर तुम चाहते हो कि फरहान सुरक्षित रहे तो 8 लाख रुपये लेकर आओ और फिर 1 साल तक मेरे और मेरी छोटी बहन के सामने मत दिखना, वरना मैं खुद उसे मार दूंगा और तब आसमान का राजा भी कुछ नहीं कर पाएगा। ललित मन ही मन शौर्य को बेशर्म गाली दे रहा था। 8 लाख रुपये, वो भी एक बार में? 8 लाख इतने आसान नहीं हैं। ललित ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा सौदा मानता हूँ। अध्याय 27। ललित मेहरा ने हार मान ली। उसने तेजी से काम किया। उसी दोपहर ललित 8 लाख रुपये कैश लेकर आ गया। वो मन ही मन शौर्य को गालियां दे रहा था। बैंक ट्रांसफर नहीं चलेगा, कैश चाहिए। ये तो सजा थी। शौर्य ने पैसे लिए और एक दवा का पैकेट फेंक दिया। इसे घर ले जाओ, उबालो और 7 दिन तक लगातार पिलाओ। ललित को दवा की असलियत पर शक था, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ नहीं था कि ये बात मुंह से कह दे। 8 लाख रुपये में एक पैकेट दवा, ये सचमुच सस्ता नहीं था। फरहान के लिए उसने इसे स्वीकार कर लिया। शौर्य ने 8 लाख रुपये कैश को लापरवाही से एक तरफ रख दिया और ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र में 8 लाख और 800 रुपये में कोई फर्क नहीं था। अगर कुछ दिनों बाद ऑक्शन न होता और उसके पास पैसे न होते तो वो इन 8 लाख रुपये को लेने की जहमत भी न उठाता। इसे इस बार का ब्याज समझ लो। शौर्य बालकनी पर बैठा था, पास में एक टेबल थी। अच्छा हुआ कि जया राठौर और लक्ष्मी अय्यर स्कूल चली गई थी, तो शौर्य को अकेले फुर्सत के पल मिले। शौर्य ने एक पेन लिया और कागज पर लिखने ड्रॉ करने लगा। अगले कुछ कामों की लिस्ट बनाई। पहला काम, जल्दी से सही औषधीय सामग्री ढूंढो और ताकत बढ़ाने वाली औषधियां रिफाइन करो। दूसरा काम, अपने लिए कुछ काम ढूंढो। तीसरा काम, अपनी एक ताकत बनाओ जो मेरी छोटी बहन की रक्षा करे। चौथा काम, घर जाओ। पांचवां काम, विला के लिए एक बड़ा फॉर्मेशन बनाओ जो आसमान और धरती की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखे। शौर्य ने फिलहाल ये 5 चीजें लिस्ट की। ललित मेहरा इस बार नुकसान उठा चुका था और अगली बार जरूर बदला लेगा। शौर्य ये अच्छे से जानता था। अपनी गैरमौजूदगी में किसी भी हादसे से बचने के लिए एक ताकत बनाना जरूरी था। शौर्य का एक लक्ष्य था। एक और जरूरी चीज थी अपना बिजनेस खड़ा करना। कल्टीवेशन बहुत पैसा खाने वाली चीज है, खासकर फॉर्मेशन बनाने के लिए जिसमें ढेर सारा जैद चाहिए और वो भी अच्छी क्वालिटी का। ये एक ऐसा गड्ढा था जिसका कोई तल नहीं था। ये सब चीजें थीं जिनके बारे में शौर्य को सोचना था। घर जाने की जल्दी नहीं थी। जया के ठीक होने के बाद शौर्य ने घर फोन किया था, जिससे उसके मम्मी पापा बहुत डर गए थे, लेकिन आखिर में वो खुशी से रो पड़े। शौर्य ने कहा कि वो कुछ समय बाद घर आएगा। फिलहाल इतना ही। शौर्य ने आंखें सिकुड़ी, गर्म धूप का मजा लेते हुए। सूर्यनगर सामान्य अस्पताल में
फरहान कुरैशी ने जब काली उबली हुई आयुर्वेदिक दवा पी तो आखिरकार उसे उस दर्द से राहत मिली जो उसकी आत्मा तक में समा गया था। कजिन टिल्डा मैं उस लड़के को बिना कब्र के मरवा दूंगा। फरहान का चेहरा डरावना था, नफरत से भरा हुआ। पहले का उसका डैशिंग लुक कुछ ही दिनों की तड़प में बिखर गया था, वो मरने की कगार पर लग रहा था। और जया राठौर, उस छोटी सी चालाक लड़की को मैं उसकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। ललित मेहरा भी बहुत गुस्से में था। फरहान, तुम मेरे कजिन हो, मैं तुम्हारा ये गुस्सा जरूर निकलवाऊंगा। अभी तुम्हें बस अपनी चोटों का ध्यान रखना है, कोई जल्दबाजी मत करना। ललित ने उसे तसल्ली दी। जब तुम ठीक हो जाओगे, शौर्य राठौर तुम्हारे सामने घुटनों पर होगा और तुम जो चाहोगे वो कर पाओगे। थैंक यू कजिन। क्या तुम्हें यकीन है कि खबर सही है? ऑफिस में जब ललित ने अपने मातहतों की रिपोर्ट सुनी तो उसकी आंखों में खुशी और थोड़ा सा अविश्वास चमका। बॉस, ये हॉस्पिटल की डायग्नोसिस रिपोर्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ललित ने भौहें सिकुड़ी, अपने आदमियों को भेज दिया, टेबल पर पड़े डॉक्यूमेंट्स उठाए और देखने लगा। उसका चेहरा अनिश्चित हो गया। ये अविश्वसनीय है, कहीं शौर्य के पास कोई प्राचीन नुस्खा तो नहीं? ललित खुशी से फूला नहीं समाया। ये शुरू में एक छोटी सी बात थी, लेकिन फरहान ने अनजाने में इसका जिक्र किया और ललित के दिमाग में एक टुकड़ा चमका। उसने किसी को इसकी जांच करने भेजा और उसे नहीं लगा था कि ये सच होगा। एक शख्स जिसे डॉक्टर्स ने ठीक होने लायक नहीं बताया था, वो इतने कम समय में ठीक हो गया, बल्कि पहले से भी बेहतर हो गया। मेडिसिन में ये चमत्कार है। शौर्य राठौर, तुमने मुझे सचमुच एक शानदार तोहफा दिया है। ललित ने आंखें सिकुड़ी, उसकी आंखों में लालच और चाहत चमक रही थी। अगर मुझे ये प्राचीन नुस्खा मिल गया तो भविष्य में सबसे अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो लड़का योद्धा लगता है, तो मुझे सोच समझकर प्लान करना होगा। मुझे हर हाल में ये जादुई नुस्खा चाहिए। जया राठौर और लक्ष्मी अय्यर का तुंगभद्रा संगीत अकादमी में वापस जाना एक सनसनी बन गया। सबको पता था कि जया का चेहरा बिगड़ गया था, ठीक होने के बाद भी दाग रह जाते। न जाने कितने लोग उसके लिए दुखी थे। किसने सोचा था कि इतने कम समय में जया इतनी खूबसूरत होकर वापस आएगी, पहले से भी ज्यादा सुंदर, जिसने ढेर सारे लोगों में हलचल मचा दी। स्कूल के लड़के उसे हैरानी से घूर रहे थे। लक्ष्मी अय्यर, जया की बेस्ट फ्रेंड, के साथ भी यही हुआ। वो भी सबके अटेंशन का सेंटर बन गई। लड़के उसे देखकर पिघल रहे थे और गॉडेस टाइप लड़कियां जलन से भरी थीं। सबके सवालों के जवाब में जया और लक्ष्मी ने बहाने बनाए और कहा कि चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थीं और कुछ खास आयुर्वेदिक दवाओं से ठीक हो गईं। इस तरह उन्होंने सबके सवालों को टाल दिया। जया और लक्ष्मी तुरंत तुंगभद्रा संगीत अकादमी की गॉडेस बन गईं। अपनी छोटी बहन का मामला सुलझने के बाद शौर्य खाली नहीं बैठा। 8 लाख रुपये कैश को खर्च करना था। शौर्य ने कुछ छोटी चीजें रिफाइन करने का फैसला किया, जैसे जैद तावीज़, जो अपनी छोटी बहन की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो सकते थे। उसके मम्मी पापा की उम्र हो चुकी थी, उन्हें भी जैद तावीज़ चाहिए थे। एक छोटा सा फॉर्मेशन बनाकर वो अपने मम्मी पापा को और बेहतर कर सकता था। अब जब शौर्य बाहर जाता तो उसे टैक्सी लेने की जरूरत नहीं थी। कॉलेज में उसने ड्राइविंग टेस्ट पास किया था। थोड़ा री अप्लाई करने के बाद शौर्य के पास लाइसेंस था और वो आराम से सड़क पर गाड़ी चला सकता था। लाखों की मर्सिडीज कार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। शौर्य को ये बहुत पसंद आई। वो इसे चलाकर सूर्यनगर की मशहूर एंटीक स्ट्रीट पहुंचा, कुछ हाई एंड जेड खरीदने। शौर्य पहले भी इस जगह आ चुका था। उसे याद था कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ गिफ्ट्स खरीदने आया था। उसके क्लासमेट ने बताया था कि अगर अच्छा जेड चाहिए तो एंटीक स्ट्रीट पर मिल सकता है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती थी, ज्वेलरी स्टोर से कम नहीं। अगर किस्मत अच्छी हो तो टॉप क्वालिटी जेड भी मिल सकता था। शौर्य को वो बात आज भी अच्छे से याद थी। सुबह के वक्त एंटीक स्ट्रीट पर काफ़ी चहल पहल थी। लोग आ जा रहे थे और तरह तरह की चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थीं। पहले की तरह एंटीक स्ट्रीट के दोनों तरफ ढेर सारे स्टॉल्स थे। पुराने कपड़े पर चीज़ें बिछी थीं जो बहुत पुरानी लग रही थीं। शौर्य जवान था और उसके बाल पूरी तरह नहीं उगे थे, तो वो स्टॉल वालों की नज़र में तुरंत मोटा माल बन गया। वो उसे बार बार पुकार रहे थे। शौर्य ने सबको मना करते हुए तेजी से देखा। सारी चीज़ें नकली थीं, अच्छी चीज़ें बहुत कम थीं, बस धोखा देने का सामान था। रत्न भवन। इधर उधर घूमते हुए शौर्य रत्न भवन पहुंच गया। रत्न भवन से हल्की सी आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। भले ही वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन शौर्य जैसे लोगों की नज़र में ये रात के अंधेरे में चमकती रोशनी की तरह थी। बहुत साफ दिख रही थी। सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? रत्न भवन काफ़ी बड़ा था, 3 मंजिलों वाला, ऊपर, बीच और नीचे। इसका डेकोरेशन पुराने स्टाइल में था, बहुत क्लासिक और टेस्टी। मुझे कुछ ज़ैद चाहिए, लेकिन अगर क्वालिटी खराब हो तो मत लाना, शौर्य ने तेजी से कहा। आने वाला पहले तो चौंका, उसे नहीं लगा था कि दूसरा शख्स इतना सीधा होगा। मिडिल एज्ड आदमी ने हंसते हुए कहा, सर आपकी नज़र तो कमाल की है।
हम रत्न भवन में और कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैद की गारंटी है कि शानदार होगा। मैं वादा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अध्याय 28। रत्न भवन में काम करने वालों की नज़र बहुत तेज थी। भले ही शौर्य साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसमें एक ऐसी आभा थी जो आम लोगों में नहीं होती। मिडिल एज्ड आदमी ने समझदारी से दुकान का टॉप क्वालिटी जैड निकाला। ये अच्छा नहीं, इसमें कुछ अशुद्धियां हैं, टूटा हुआ है। ये भी नहीं चलेगा। मिडिल एज्ड आदमी का चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। आने वाला ज्यादा उम्र का नहीं था, लेकिन उसकी नज़र टॉप क्लास थी। वो छोटी छोटी डिटेल्स को एक नज़र में पकड़ लेता था। कोई और टॉप क्वालिटी जैड नहीं है। शौर्य ज्यादा संतुष्ट नहीं था। अगर फॉर्मेशन बनाना हो या जैद तावीज़ रिफाइन करना हो तो जैद सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि बनने वाला तावीज़ टॉप क्लास हो। शौर्य के इन साधारण शब्दों ने मिडिल एज्ड आदमी पर जबरदस्त प्रेशर डाल दिया। हाँ, प्रेशर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े शख्स का सामना कर रहा हो। सर, जरा रुकिए, मैं बॉस को बुलाता हूँ। मिडिल एज्ड आदमी ने कोई लापरवाही नहीं की और फैसला किया कि बॉस ही इसे हैंडल करें। शौर्य को कोई आपत्ति नहीं थी। इस दुकान में अभी भी टॉप क्वालिटी जैद था और उसकी हल्की सी खुशबू लगातार उसे उकसा रही थी। मिडिल एज्ड आदमी थोड़ी देर के लिए गया और 5 मिनट से भी कम में वापस आ गया। उसके पीछे एक 40 साल का मिडिल एज्ड आदमी था, जिसने शॉर्ट स्लीव तांग सूट पहना था। जब उसने जवान शौर्य को देखा तो वो थोड़ा चौंका और झुककर बोला, सर, आपको इतना इंतजार करवाने के लिए माफ़ी। मैं रत्न भवन का मालिक हूँ। मेरा नाम सुरेश जैन है, एक साधारण सा नाम। शौर्य ने शांति से कहा, मुझे कुछ टॉप क्वालिटी जैद चाहिए। तुम्हारे पास वो होना चाहिए। अफसोस कि उसने कोई अच्छा सामान नहीं दिखाया। कीमत कोई समस्या नहीं है। पता नहीं सुरेश बॉस इसे देना चाहेंगे या नहीं। सुरेश जैन का नाम बहुत साधारण था, बल्कि थोड़ा पुराना सा। उसकी नज़र लोगों को पढ़ने में तेज थी और पहली नज़र में ही हल्का सा प्रेशर महसूस हुआ। भले ही वो साफ नहीं था, लेकिन ये साफ था कि वो कोई बड़ा बैकग्राउंड वाला शख्स था। सुरेश जैन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि उसे कैसे पता कि उसके पास टॉप क्वालिटी जैड का एक बैच है। आखिर वो उसके पास 3 दिन से भी कम समय से था। एक बिजनेसमैन के तौर पर सुरेश जैन ने तेजी से रिएक्ट किया और हाथ बढ़ाकर न्योता दिया। पता नहीं आपको ये खबर कहाँ से मिली, लेकिन आपने जो कहा उसके आधार पर चलिए ऊपर बात करते हैं। ठीक है। दूसरी मंजिल का फर्नीचर और सजावट ज्यादा शानदार थी। सुरेश जैन ने पहले एक गर्म चाय का पॉट बनाया और शौर्य के लिए एक कप डाला। फिर वो बगल के कमरे में गया, तिजोरी खोली और एक लकड़ी का डिब्बा निकाला जिस पर लाल कपड़ा ढका था। सर, देखिए। सुरेश जैन शौर्य जैसे लोगों के साथ लापरवाही नहीं कर सकता था। उसे डर था कि कहीं इस जवान मास्टर को नाराज न कर दे। उसका एक शब्द रत्न भवन में मुसीबत ला सकता था। भले ही उसे डर न हो, फिर भी डील करना मुश्किल होता। ये जैद का बैच वैसे भी बेचने के लिए था और सुरेश जैन को कोई दिक्कत नहीं थी, बशर्ते दूसरा शख्स सही कीमत दे। लाल कपड़ा हटाया गया और अंदर 6 लंबे जैद के टुकड़े दिखे। वो प्रोसेस नहीं किए गए थे, उनका रंग नर्म था और वो देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। ये उत्तर से आए टॉप ग्रेड जैड हैं, सचमुच शानदार चीज़। अगर कोई मास्टर इसे प्रोसेस करे तो ये अनमोल हो जाएगा, सुरेश जैन ने बताया। शौर्य बहुत शांत था और हल्का सा सिर हिलाया। क्वालिटी ठीक है, कीमत बताओ, मैं सारे ले लूंगा। सुरेश जैन को सचमुच नहीं पता था कि क्या कहे। टॉप क्वालिटी जैड को तुम ठीक कह रहे हो, इससे बेहतर कोई चीज़ है तो निकाल कर दिखाओ। आखिर में उसने ये बात नहीं कही। उसे क्या पता कि शौर्य 8वां विश्व चक्रवर्ती था। उसने हर तरह की शानदार चीज़ें देखी थीं। टॉप ग्रेड जैड उसकी नज़र में गोभी जैसा था। ये क्वालिटी कुछ भी नहीं थी। 6 टॉप क्वालिटी जैड, एक ही कीमत 3 लाख। सुरेश जैन ने कीमत सोची और ज्यादा ऊंची नहीं मांगी। लगभग ठीक। ओके। शौर्य ने जमीन पर रखा बैग उठाया, 3 लाख रुपये कैश निकाले और सुरेश जैन के सामने रख दिए। सुरेश जैन इस हरकत से भी हैरान रह गया। क्या ये ठीक है? उसने अमीरों की दूसरी पीढ़ी को देखा था, लेकिन लाखों रुपये साथ लेकर घूमने वाला कोई नहीं देखा था। क्या इन्हें डर नहीं कि कोई लूट लेगा? शौर्य के पास कोई चारा नहीं था। अगर उसके पास स्टोरेज रिंग होती तो इतनी परेशानी क्यों होती? सुरेश जैन खड़ा हुआ, माफी मांगी और तुरंत पैसे गिनने लगा। पक्का करने के बाद कि कोई गड़बड़ नहीं है, उसने खुद शौर्य को दरवाजे तक छोड़ा और बोला, शौर्य जी, अगर भविष्य में आपको जैद चाहिए तो मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि आपके लिए लाऊंगा। हो सकता है। सुरेश जैन बिजनेस करना अच्छे से जानता था। ऐसे अमीर लोग रेयर होते हैं। कीमत सही हो तो तुरंत खरीद लेते हैं। उन नए नवेले अमीरों से कहीं बेहतर। 6 टॉप क्वालिटी जैड में 3 लाख रुपए खर्च हुए तो शौर्य को कुछ पैसे वापस लाने थे, वरना उसके पास खर्च करने को कुछ नहीं बचेगा। अगले ऑक्शन में अमृता नेक्टर निकाल सकते हैं और अपनी फौरी जरूरत सॉल्व कर सकते हैं। शौर्य चलते हुए सोच रहा था, सब लोग देखो, वहाँ कोई हेज़हॉवू बेच रहा है। बहुत बड़ा टुकड़ा है, कह रहे हैं 1000 साल पुराना हेज़हॉवू है।
नहीं यार, सचमुच 1000 साल पुराना है वो होगा। जरूर धोखेबाज होगा। जब शौर्य एंटीक स्ट्रीट के मुहाने पर पहुंचा तो उसे कुछ मजेदार बातें सुनाई दी और उसने देखा कि लोग 2-3 के ग्रुप में दौड़ रहे थे। वो अगर आम वक्त होता तो शौर्य ज्यादा ध्यान नहीं देता। आजकल सैकड़ों साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटियां भी शौर्य की नज़र में बहुत कीमती थीं। अगर वो 1000 साल पुरानी हो तो वो सचमुच खजाना थी। शौर्य को वापस जाने की जल्दी नहीं थी और वो पास की भीड़ की तरफ बढ़ गया। वो बेचने वाला स्टॉल अंदर बाहर लोगों से भरा था तो शौर्य आसानी से अंदर घुस गया। लोग अपने आप रास्ता छोड़ते गए जिससे वो कंफ्यूज हो गया। सबसे अंदर एक 50 साल का बूढ़ा था जो गांव के लड़के की तरह कपड़े पहने था। उसकी उम्र कम नहीं थी, चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसके सामने एक वो था जो 20-30 किलो का होगा, जिसमें हाथ पैर जैसे दिख रहे थे, बिल्कुल जीवंत। बुजुर्ग, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? ये तो साफ तौर पर मोल्ड से बनाया गया है। हाँ, ये चाल काम नहीं करेगी। 50 रुपये, मैं खरीद लेता हूँ। घर ले जाकर सूप बना लूंगा। बूढ़ा साफ तौर पर ईमानदार था। भीड़ के दबाव में वो बेतरतीब बोलने लगा। ये असली वो है। हमारे गांव के आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कहा था कि ये पक्का सही है। आयुर्वेदिक डॉक्टर? वो तो गांव का वैद्य होगा। धोखेबाज, कोई बेवकूफ़ नहीं बनेगा। तुम्हारा ये ट्रिक पुराना हो चुका है। शौर्य ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया। धरती पर आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी और सैकड़ों साल पुरानी औषधीय जड़ी बूटियां पाना बहुत मुश्किल था, सिवाय उन प्राचीन जंगलों के। लेकिन बस इस हल्की सी नज़र ने शौर्य के दिल में हलचल मचा दी। वाह, ये तो सचमुच है। लगभग 800 साल पुराना। शौर्य जैसे लोग एक नज़र में अंदाजा लगा सकते थे। ये एक असली शानदार चीज़ थी जिससे औषधियां बनाई जा सकती थीं और एक कदम आगे बढ़ा जा सकता था। बूढ़ा तानों से तंग आकर अपना स्टॉल समेटने की तैयारी करने लगा। रुको, मुझे ये वो चाहिए, कीमत बताओ। शौर्य ने आवाज़ दी, इतनी अच्छी चीज़ को खरीदना जरूरी था। तुम सचमुच इसे चाहते हो? 1 लाख रुपये में बेच दूंगा। बूढ़ा थोड़ा हिचकिचाया, उसे यकीन नहीं था। शौर्य बहुत जवान था और ऐसा नहीं लगता था कि वो पैसे निकाल सकता है। 1 लाख बहुत सस्ता था। बस 1 लाख, ये लो। शौर्य ने मौके पर 10 ढेर नोटों के निकाले जिससे वहां खड़े लोगों में हलचल मच गई। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बैंक चल सकता हूँ। बूढ़ा हैरान था कि कोई सचमुच वो खरीद रहा था। उसने बार बार सिर हिलाया, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। अध्याय 29, बैंक में सीन। शौर्य राठौर ने उस बूढ़े आदमी को टैक्सी में बैठते देखा। उसकी नज़र फिर से अपने हाथ में पकड़े हुए 800 साल पुराने बहेड़ा पॉलीगोनम मल्टीफ्लोरम पर पड़ी और चेहरे पर हल्की सी खुशी की चमक उभरी। 1 लाख रुपये में 800 साल का बहेड़ा खरीद लिया। वाह, क्या किस्मत है मेरी। ना सिर्फ टॉप क्वालिटी का जेड मिला बल्कि ये बहेड़ा भी हाथ लग गया। उस जगह पर जरूर जाना पड़ेगा जो उस बूढ़े ने बताई थी, जब टाइम मिले। लोगों को लगता था कि ये कोई नकली चीज़ है, लेकिन शौर्य बस मुस्कुराया। आम लोग क्या जाने कि 800 साल पुराना बहेड़ा असली है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो जहां ये बहेड़ा मिला वहां शायद और भी औषधीय पौधे हों। शौर्य को खुद जाकर देखना था। अगर कुछ और औषधीय जड़ी बूटियां मिल गईं तो इस बहेड़े को मुख्य सामग्री बनाकर मैं विश्वामृत गोली बना सकता हूं। भले ही ये कोई हाई लेवल गोली नहीं है, लेकिन महादक्ष स्टेज में इसका इस्तेमाल तो बनता है। विश्वामृत गोली कोई खास शानदार गोली नहीं थी, लेकिन महादक्ष स्टेज के लिए बेस्ट थी। शौर्य बहेड़ा लेकर पास के पार्किंग लॉट की ओर बढ़ा। लोग आ रहे हैं। उस लड़के की थैली में ढेर सारा पैसा होगा। और वो बहेड़ा शायद कोई कीमती चीज़ है। इसे ऊपर वाले को भेंट करो, शायद इनाम मिले। शौर्य जैसे ही पार्किंग लॉट पहुंचा, उसकी मर्सिडीज के आसपास दर्जन भर हटे कट्टे डरावने चेहरों वाले गुंडे खड़े थे। उसे देखते ही उनकी भयानक आंखें चमक उठीं। ए छोटे, जो कुछ है निकाल दे। चंद्रकांत शेट्टी, जो एंटीक स्ट्रीट का बड़ा गैंगस्टर था, बोला। वो रोज एंटीक स्ट्रीट पर नजर रखता था, कोई भी हलचल हो उसे तुरंत खबर मिल जाती थी। 1 लाख में बहेड़ा बिकने की खबर चंद्रकांत के कानों तक पहुंची थी। किसी ने चुपके से ये भी बताया कि शौर्य की थैली में और भी कीमती सामान हो सकता है। चंद्रकांत का लालच जाग गया, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ आ धमका। शौर्य ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत समझ गया कि क्या माजरा है। पैसों का दिखावा नहीं करना चाहिए था। एंटीक स्ट्रीट में किसी ने उसे देख लिया होगा। शौर्य को गुस्सा नहीं आया। दर्जन भर गुंडे 1 मिनट से कम में निपट जाएंगे। रास्ता छोड़ो। चंद्रकांत को लगा कि शौर्य मजाक कर रहा है। भाई लोग, इसका सामान छीन लो। मेरी पसंद की चीज को हाथ लगाने की हिम्मत। बड़ा बहादुर है ये। दिन दहाड़े लूटपाट। शौर्य ने ठंडी सांस ली, बहेड़ा उठाया और बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वो टहल रहा हो, लेकिन कुछ ही कदमों में वो गुंडों के बीच पहुंच गया। एक एक करके गुंडे उछलकर गिरे, दर्द से कराहते हुए।
तू भी लेट जा। शौर्य ने चंद्रकांत को एक लात मारी, जमीन पर पड़े लोगों की तरफ देखे बिना अपनी मर्सिडीज में सवार हो गया और गुंडों को हैरान परेशान छोड़कर निकल लिया। भाई अब क्या करें? चंद्रकांत की आंखें घूमी। समझ गया, चाहे वो लड़का कितना भी ताकतवर हो, क्या वो मास्टर का मुकाबला कर सकता है? वो बहेड़ा कोई साधारण चीज नहीं है। अगर शौर्य पार्किंग लॉट से निकलकर सीधा आयुर्वेद बाजार पहुंचा और वैद्य भवन में दाखिल हुआ। पिछली बार की औषधियां काफी अच्छी थीं, इसलिए शौर्य फिर से वैद्य भवन आया। शंकर देशमुख उसे देखकर बहुत खुश हुआ। थोड़ी सी बातचीत के बाद जब उसे पता चला कि शौर्य औषधियां खरीदने आया है, उसने बिना देर किए दवाएं निकालनी शुरू कर दी। अच्छी बात यह थी कि वैद्य भवन में हर तरह की औषधियां थीं, कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां भी, जिससे शौर्य को काफी समय बच गया। शौर्य को गोली बनाने की जल्दी थी, इसलिए वो ज्यादा रुका नहीं और दवाइयों का बैग लेकर चल दिया। मिस्टर शौर्य। मुख्य सड़क के चौराहे पर पहुंचते ही एक आवाज सुनाई दी। प्रिया राव, सफेद शर्ट और जीन्स में, शौर्य के सामने प्रकट हुई। जीन्स में लिपटी उसकी लंबी पतली टांगें सबका ध्यान खींच रही थीं। क्या बात है? शौर्य को ये थोड़ी जिद्दी प्रिया राव ज्यादा पसंद नहीं थी। मिस्टर शौर्य, क्या मैं बिना वजह तुमसे मिलने आई हूँ? प्रिया ने अपने गुस्से को दबाया। अब तक किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। हमारी जान पहचान नहीं है। शौर्य रुका नहीं और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता रहा। प्रिया को पहली बार ऐसा अनुभव हुआ कि कोई उसकी खूबसूरती को नजरअंदाज कर रहा है। बचपन से लेकर अब तक सब उसकी तारीफ करते थे, कोई भी मर्द उसे इग्नोर नहीं कर पाया था, लेकिन आज ये हो गया। मिस्टर शौर्य, रुको, मेरे पास काम है। प्रिया ने पैर पटके और पीछे दौड़ी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दादाजी की बीमारी ठीक करो। तुम कोई भी शर्त रख सकते हो, जो मैं कर सकूं, मैं करूंगी। उस दिन के बाद प्रिया कई दिनों तक परेशान रही। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाकर शौर्य से दादाजी की बीमारी के लिए मदद मांगने का फैसला किया। भले ही ये आदमी कितना भी चिढ़ाने वाला हो, कोई इंटरेस्ट नहीं। बीमारी ठीक करना, शौर्य को सचमुच कोई दिलचस्पी नहीं थी। प्रिया को लगा कि उसने कुछ गलत सुन लिया। इस आदमी ने सचमुच कहा कि उसे इंटरेस्ट नहीं है। मैं इतनी खूबसूरत लड़की तुमसे विनती कर रही हूँ और तुम्हें जरा भी रहम नहीं आता। अगर आम हालात होते तो प्रिया अब तक एक जोरदार किक मार चुकी होती और सामने वाला मान जाता। लेकिन सामने वाला उसके दादाजी के मुताबिक कम से कम मास्टर लेवल का था, तो किक मारने का ख्याल छोड़ना ही बेहतर था। शौर्य के रुकने के कोई आसार नहीं देखकर प्रिया घबरा गई। शौर्य, तुम जा नहीं सकते। प्रिया ने दांत पीसे और शौर्य का कपड़ा पकड़ लिया। मिस्टर शौर्य, प्लीज मेरे दादाजी की मदद करो। मैं जानती हूँ उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, लेकिन तुमने भी तो उस दिन खाना। शौर्य आखिरकार रुका। आसपास के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। अगर ये सिलसिला चलता रहा तो पता नहीं क्या हो जाता। पहले सोचना चाहिए था। शौर्य पलटा और बोला, अपने दादाजी की बीमारी के लिए किसी और को ढूंढो। शौर्य ने हल्का सा जोर लगाया, प्रिया को पीछे धकेल दिया और वो कई कदम पीछे चली गई। ये बदतमीज। प्रिया बार बार पैर पटकने लगी और शौर्य गाड़ी में बैठकर निकल गया। नहीं, शौर्य के पास जरूर दादाजी की बीमारी का इलाज है। एक बार नहीं चला तो 2 बार कोशिश करूंगी। विला में वापसी। शौर्य बड़े बड़े बाइक्स लेकर नीचे उतरा, जिनमें से कई चीजें बाद में खरीदी थीं। वो अभी महादक्ष स्टेज में था और शक्तिमान स्टेज तक नहीं पहुंचा था, इसलिए वो शक्तिमान अग्नि को जमा नहीं कर सकता था। सामान सेट करने के बाद शौर्य ने गोली बनाने की प्रक्रिया शुरू की। टॉप क्वालिटी जेड का मामला अभी इंतजार कर सकता था। बहेड़ा का मामला ज्यादा जरूरी था। इसका आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जितनी जल्दी गोली बन जाए उतना बेहतर। चूंकि उसके पास शक्तिमान अग्नि नहीं थी, शौर्य को सामान्य बायलर का सहारा लेना पड़ा और नीचे से आग जलानी पड़ी। भले ही इसमें टाइम ज्यादा लगता था, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर था। शौर्य ने बहेड़ा काटा और एक आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर बाहर निकली, जिसे सूंघते ही मन को सुकून मिला। क्या चीज है, वाकई कमाल। धरती पर 800 साल का बहेड़ा मिलना आसान नहीं है। शौर्य ने जल्दी जल्दी बहेड़ा को टुकड़ों में काटा, एक एक करके बायलर में डाला और दवा उबालने लगा। पहला स्टेप कामयाब रहा। शौर्य रुका नहीं, उसने बाकी औषधियों को एक एक करके तैयार किया। उसकी आध्यात्मिक चेतना हर चीज पर नजर रख रही थी। जैसे ही औषधियों का असर सही हुआ, उसने उन्हें डाल दिया और धीमी आंच पर पकने दिया। पूरा कमरा दवाइयों की तीखी खुशबू से भर गया। यही है वो खुशबू। शौर्य मुस्कुराया। ये तो आधा काम हुआ, बाकी आधा बहुत जरूरी था। शौर्य ने फिर से ध्यान लगाया और रिफाइनिंग शुरू की। समय धीरे धीरे बीतता गया। दिन से रात हो गई। करीब 17-18 घंटे लगे। शौर्य ने बायलर की ओर कई जटिल हस्त मुद्राएं बनाईं। हर मुद्रा बहुत पेचीदा थी। उसने खुद को इसमें डुबो दिया, अंदर की औषधियों के गुणों को उभारा और उन्हें गोलियों में बदला। ये प्रक्रिया ज्यादा लंबी नहीं थी, बस 10 मिनट की। हो गया। बायलर खोलते ही अंदर कई गहरे पीले रंग की गोलियां दिखीं। ये थी विश्वामृत गोलियां। कुल 78 गोलियां।
अध्याय 30 गोलियां और जैद तावीज़। शौर्य ने लंबे समय से विश्वामृत गोली नहीं बनाई थी, ये बस उसकी यादों में बची थी। बुरा नहीं, टेक्निक में कोई कमी नहीं आई। पहली बार में ही 78 गोलियां बना दी, क्वालिटी भी ठीक ठाक है। शौर्य ने पहले से तैयार एक साधारण जैद की बोतल में गोलियां रख दी। जैद में रखने से गोलियों का असर बरकरार रहता था, वरना कुछ ही दिनों में इनका प्रभाव खत्म हो जाता। क्वालिटी मिड रेंज है, ठीक ठाक ही है। शौर्य ने एक विश्वामृत गोली ली और निगल ली। मुंह में जाते ही वो एक गर्माहट में बदल गई और उसका चेहरा, जो थोड़ा थका हुआ था, फिर से तरोताजा हो गया। इन विश्वामृत गोलियों के साथ जल्द ही मैं महादक्ष स्टेज के आखिरी चरण में पहुंच जाऊंगा और शक्तिमान स्टेज से बस एक कदम दूर रहूंगा। थोड़ी देर ध्यान और रिफाइनिंग के बाद शौर्य ने दूसरा काम शुरू किया, जैद तावीज़ बनाना। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ रही थी, कुछ लोगों को ठेस पहुंचना लाजमी था। वो खुलेआम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन चुपके से कुछ भी कर सकते थे। शौर्य को अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ जैद तावीज़ बनाने थे। उसी समय रत्न भवन में सुरेश जैन का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा था। मास्टर लक्ष्य, सॉरी, वो टॉप क्वालिटी जैद बिक चुके हैं। तुम्हें पता है, वो बेस्ट सेलर हैं। अगर तुमने पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारे लिए रख लेता। सूर्यनगर में मास्टर लक्ष्य की काबिलियत कौन नहीं जानता। सुरेश जैन मन ही मन कोस रहा था। जैद बिकते ही एक बड़ा आदमी आ धमका, सूर्यनगर का मास्टर लक्ष्य भट्ट। सुरेश जैन बस मुस्कुराकर डील कर रहा था, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता था। लक्ष्य भट्ट बहुत नाराज था। उसने बड़ी मुश्किल से पता लगाया था कि रत्न भवन में टॉप क्वालिटी जैद का स्टॉक है, लेकिन कोई पहले ही ले गया। वो गुस्से और चिढ़ में था। तो तुम्हें पता है कि वो शख्स कौन था, कहाँ रहता है? लक्ष्य भट्ट ने नाराजगी से पूछा। सुरेश जैन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मास्टर लक्ष्य, वो एक जवान लड़का था। बाकी कुछ नहीं पता। लगता है पैसों की कमी नहीं थी, क्योंकि वो एक बैग भरकर कैश लाया था। लक्ष्य भट्ट ने भौहें सिकोड़ी। कैश लाया? ये तो थोड़ा पेचीदा है। मास्टर लक्ष्य भट्ट जैसे ही रत्न भवन से बाहर निकले, कोई उनके पास आया और चापलूसी करने लगा। मैं भैरव सिंह का आदमी हूँ। सुना है तुम किसी जवान लड़के को ढूंढ रहे हो। मुझे लगता है मुझे उस लड़के के बारे में कुछ पता है। चंद्रकांत शेट्टी के आदमी एंटीक स्ट्रीट की हर छोटी बड़ी खबर रखते थे। रत्न भवन में क्या हुआ, इसका कुछ अंदाजा उन्हें था। जब चंद्रकांत को पता चला कि लक्ष्य भट्ट रत्न भवन गए हैं, उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उस रहस्यमयी लड़के के हाथों हारने के बाद वो चुप नहीं बैठना चाहता था। उसने अपने आदमियों से उस लड़के की जांच करवाई। पता चला कि वो रत्न भवन गया था और कुछ खरीदा था। लक्ष्य भट्ट को अंडरवर्ल्ड के लोग पसंद नहीं थे, लेकिन वो उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहता था। अपने प्रोफेशन की वजह से उसे अक्सर इन लोगों से डील करना पड़ता था और कई बार उनकी जरूरत भी पड़ती थी। ओह, भैरव सिंह के आदमी, लक्ष्य भट्ट ने उदासीनता से कहा, तुम्हें क्या पता है? बताओ। चंद्रकांत ने बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया, खासकर बहेड़ा के बारे में। योद्धा, एक योद्धा, और सैकड़ों साल पुराना बहेड़ा। लक्ष्य भट्ट का दिल हल्का सा हिला। तो ये वही शख्स होगा। अगर वाकई सैकड़ों साल पुराना बहेड़ा है, वो कुछ सोचने लगा। मास्टर लक्ष्य, मेरे पास उस शख्स की फोटो भी है। चंद्रकांत ने जल्दी से फोन निकाला और एक फोटो दिखाई, जिसमें शौर्य बैंक जा रहा था। गुड, ये तो सोच समझ कर किया। लक्ष्य भट्ट को यकीन हो गया कि फोटो वाला शख्स वही है जिसने उसका टॉप क्वालिटी जैड पहले खरीद लिया। तुम्हारा नाम? चंद्रकांत। लक्ष्य भट्ट ने चंद्रकांत को देखा और बोला, इस शख्स को ढूंढने में मेरी मदद करो। अगर तुम उसका सटीक पता दे सको तो मैं वादा करता हूं तुम्हें अच्छा फायदा होगा। चंद्रकांत ने बार बार सिर हिलाया। मास्टर, आपके लिए काम करना मेरे लिए सम्मान है। मास्टर लक्ष्य कौन है? वो बड़े बड़े लोगों की नज़र में मास्टर हैं। उनकी खुशामद करने का मौका कितने लोग जलन के साथ देखते होंगे। शौर्य को नहीं पता था कि जैद की वजह से एक मास्टर उससे नाराज हो गया है। चाहे कोई भी मास्टर हो, शौर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त वो टेबल पर रखे कई जैद तावीज़ों को देख रहा था। शौर्य ने आधी रात लगाकर 6 जैद तावीज़ बनाए। हर तावीज़ के अंदर एक फॉर्मेशन उकेरा गया था। इसे पहनने से न सिर्फ शरीर बेहतर रहता था, बल्कि खतरे के वक्त ये 3 हमलों को रोक सकता था। 3 हमले काफ़ी थे। अगर वाकई ऐसा वक्त आया तो शौर्य शायद शक्तिमान स्टेज तक पहुंच चुका होगा, एक उड़न तलवार बना चुका होगा और सचमुच तलवार पर उड़ान भर रहा होगा। अगले कुछ दिनों में शौर्य विला में ही रहा, टॉप क्वालिटी जैड पर फॉर्मेशन पैटर्न उकेरता रहा। उसका प्लान था कि इस विला में एक बड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रण फॉर्मेशन बनाए, जो आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को सोखे और उसकी ताकत को और बढ़ाए। इसके अलावा वो इस फॉर्मेशन की मदद से आध्यात्मिक जल की बूंदें भी बना सकता था। कुछ दिन यूं ही बीत गए। शौर्य चुपके से फॉर्मेशन पैटर्न उकेर रहा था। इस दौरान वो अकादमी गया, अपनी छोटी बहन को जैद तावीज़ दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने साथ रखना, नहाते वक्त भी।
जैद तावीज़ को हमेशा पहने रहना पड़ता था, तभी ये अपना पूरा असर दिखाता था। मास्टर शौर्य, बचाओ। उस सुबह शौर्य बालकनी पर सांस ले रहा था, आकाश और सूर्य चंद्र की ऊर्जा को सोख रहा था। तभी बाहर से विक्रम चौहान की घबराई हुई आवाज आई। शौर्य ने एक छलांग लगाई, घास पर उतरा और विला का दरवाजा खोला। मास्टर शौर्य, मेरी मदद करो। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मेरा खेल खत्म। पिछली बार की तुलना में विक्रम चौहान की सारी शान शौकत गायब थी। वो किसी डरे हुए पक्षी जैसा लग रहा था। चुप। शौर्य ने ठंडी सांस ली और विक्रम चौहान को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर हथौड़ा मारा गया हो। उसका डर और बेचैनी अचानक शांत हो गई। उसे एहसास हुआ कि ये शौर्य का कमाल था और वो मन ही मन बहुत शुक्रगुजार हुआ। धीरे धीरे बोल। शौर्य को थोड़ा आश्चर्य हुआ। सूर्यनगर के 3 बड़े अंडरवर्ल्ड सरगनाओं में से एक का इतना डर जाना, ये तो बहुत कम देखने को मिलता था। विक्रम चौहान ने खुद को संभाला। कल रात एक रहस्यमयी आदमी ने मुझ पर हमला किया। अगर आदित्य खन्ना और उसके दर्जनों आदमी ना होते और हमारे पास हथियार ना होते तो मैं मर चुका होता। विक्रम चौहान को अब भी उस पल का डर याद था। वो बहुत डरावना था। वो इधर उधर दौड़ रहा था, गोलियां भी उसे छू नहीं पाईं। मेरे लोग। शौर्य ने टेबल पर उंगलियों से ताल ठोंकी, बहुत रिदम में। कोई योद्धा तुमसे बदला लेने आया है। विक्रम चौहान ने मुश्किल से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि इतने सालों बाद मेरा दुश्मन इतना ताकतवर योद्धा बन जाएगा। वो इतना तेज था कि मेरे लोग उसे देख भी नहीं पाए। टिल्ड। तुम चाहते हो कि मैं कुछ करूं? शौर्य ने हल्के से कहा। विक्रम चौहान बोला, यंग मास्टर शौर्य इतने ताकतवर हैं, मैं कोई गलत इरादा नहीं रखता। मैं बस चाहता हूं कि यंग मास्टर शौर्य मेरी मदद करें। मैंने पहले से ही किसी को बुला लिया है। शौर्य को विक्रम चौहान का रवैया पसंद था। उसने उसकी छोटी बहन के अकादमी लौटने के बाद कई काम संभाले थे। ये आदमी अभी काम का था और उसे पता था कि कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है। मदद मांगने आया है और बात को इतने अच्छे से कह रहा है। कब? विक्रम चौहान खुशी से उछल पड़ा। आज रात। अध्याय 31। सूर्यनगर उपनगर। ये कोई विला एरिया नहीं था, बल्कि सूर्यनगर के बाहरी इलाके में बना एक प्राइवेट विला था, जहां का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। विक्रम चौहान को शहर में रहना पसंद नहीं था। करियर में कामयाबी मिलने के बाद उसने ऐशो आराम की जिंदगी शुरू की। उसके शब्दों में, शहर में रहने से मौत जल्दी आती है। उपनगर में रहो, जहां हवा साफ है, माहौल अच्छा है और जिंदगी लंबी होती है। इसके लिए विक्रम चौहान ने पास की एक पहाड़ी खरीदी, एक झील खुदवाई और 8 करोड़ रुपए खर्च करके आखिरकार ये विला बनवाया। लेकिन अब विक्रम चौहान बहुत घबराया हुआ था। आज रात वो रहस्यमयी और ताकतवर दुश्मन आने वाला था। मिस्टर किरण, इस मामले में तुम्हें तकलीफ दी, सॉरी। अगर तुम उस घुसपैठिए को भगा सको तो 50 लाख का इनाम मिलेगा। अगर उसे जिंदा पकड़ लिया तो 1 करोड़। विक्रम चौहान ने सोफे पर बैठे शख्स से कहा। सामने के सोफे पर एक काले रंग का हट्टा-कट्टा आदमी बैठा था, जिसके पास एक बड़ी तलवार थी। उसकी भौहें तलवार जैसी तेज थीं और बिना गुस्सा किए भी वो डरावना लगता था। बहुत दबंग था। ये और कोई नहीं, विक्रम चौहान का मिस्टर किरण नेगी था। भाई विक्रम, ये काम मैं जरूर करूंगा, किरण नेगी ने मुस्कुराते हुए कहा। बस वो शख्स आने की हिम्मत करे, मैं, किरण, उसे इस विला से बाहर नहीं जाने दूंगा। किरण नेगी एक योद्धा था और मिंग जिन के पीक पर था। वो रास्ते में काफी मशहूर था, खासतौर पर दूसरों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में। जब उसे पता चला कि भाई विक्रम ने बुलाया है, वो तुरंत आ गया। मिलते ही उसे 5 लाख का चेक मिला। बहुत उदार रकम थी। जब सुना कि दुश्मन को भगाने के 50 लाख और जिंदा पकड़ने के 1 करोड़ मिलेंगे तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। भाई विक्रम, यंग मास्टर शौर्य आ गए। एक आदमी विक्रम चौहान के पास आया और फुसफुसाया। मिस्टर शौर्य। किरण नेगी की सुनने की शक्ति तेज थी और वो उत्सुक हो उठा। विक्रम चौहान खड़ा हुआ और बोला, मिस्टर किरण, मैं पहले किसी को लेने जा रहा हूं। तुम थोड़ा रेस्ट करो। क्या ये सूर्यनगर के राठौर खानदान का कोई शख्स है? सूर्यनगर में राठौर खानदान को एक बड़ा नाम माना जाता था। थोड़ी देर बाद विक्रम चौहान एक सफ़ेद कपड़ों वाले जवान लड़के के साथ अंदर आया। किरण नेगी ने भी गौर करना शुरू किया। विक्रम भाई जैसे लोग, जिनके कनेक्शन बहुत बड़े हैं, वो शायद किसी और एक्सपर्ट को भी बुला सकते हैं। ये हैं मिस्टर शौर्य, मेरे दोस्त। विक्रम चौहान ने शौर्य का ज्यादा परिचय नहीं दिया। शौर्य ने किरण नेगी को देखा और हल्का सा सिर हिलाया। उसे डर था कि मिंग जिन का पीक वाला योद्धा शायद काम का नहीं होगा। ऊपर से वो जाहिर तौर पर लैग स्किल्स प्रैक्टिस करता था, जो शायद दुश्मन को काबू नहीं कर पाएगा। शौर्य को मिंग जिन के पीक वाले योद्धा से कोई मतलब नहीं था। किरण नेगी ने भी गौर किया कि ये यंग मास्टर शौर्य राठौर खानदान का नहीं लगता, ना ही योद्धा था। वो आलसी सा दिखता था और चलने में योद्धा जैसी कोई बात नहीं थी। बस योद्धा ना हो। किरण नेगी ने उसे एक बिगवेल रई से ज्यादा समझ लिया।
एक योद्धा के तौर पर उसे ऐसे रईस-ए-जदे बिल्कुल पसंद नहीं थे, जिनमें कोई खास काबिलियत नहीं होती, लेकिन दिखावा बहुत होता। समय धीरे धीरे बीतता गया। शौर्य अंदर आने के बाद आंखें बंद करके आराम करने लगा। जो लोग हालात नहीं जानते थे, उन्हें लगता कि वो सो गया है। जल्द ही रात के 12 बज गए। पूरा विला शांत लग रहा था। विक्रम चौहान को पता था कि वो शख्स आज रात आएगा, इसलिए उसने कोई आदमी तैनात नहीं किया था। वो शख्स इतना ताकतवर था कि हथियार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, सिवाय इसके कि दर्जनों गनमैन तैनात किए जाएं। अगर ऐसा किया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। अगले दिन उसे जरूर चाय पीने बुलाया जाता। जब विक्रम चौहान ने उन लोगों की सख्ती के बारे में सोचा तो उसका हौसला पस्त हो गया। वो बस इंतजार करना चाहता था कि वो शख्स आए। वैसे भी आज रात यंग मास्टर शौर्य मौजूद थे तो खतरा टल ही जाएगा। खटखट खटखट। शांत रात में हल्की हवा चली और पत्तियां सरसराने लगीं। आ गया। सोफे पर बैठा किरण नेगी अचानक अपनी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ तलवार जैसी नजरों से देखने लगा। विक्रम चौहान ने अपने डर को दबाया। यंग मास्टर शौर्य इतने शांत और कूल हैं, उनके रहते मुझे डरने की क्या जरूरत। विक्रम चौहान खुद को हिम्मत देता रहा। धड़ाम। बंद दरवाजे से एक भारी आवाज आई और दरवाजा टूटकर उनकी ओर उछला। भाई विक्रम के सामने इतनी गुस्ताखी। किरण नेगी खुशी से उछल पड़ा। आखिरकार उसकी बारी आई। उसने एक कदम में छलांग लगाई और दरवाजे पर मुक्का मारा। क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो गया। टैप टैप। मिंगजिन के पीक का योद्धा, थोड़ी ताकत तो है, बुरा नहीं। दरवाजे के बाहर एक काले साए जैसा मिडिल एज आदमी प्रकट हुआ। विक्रम चौहान, काफी समय बाद मिले। मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने की हिम्मत करोगे। वो आदमी काले कपड़ों में था, उसका चेहरा डरावना था। उसके बाएं गाल पर एक निशान था जो उसकी गर्दन तक जाता था। बहुत खौफनाक था। सचमुच तुम जोरावर ठाकुर, विक्रम चौहान ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम अभी तक जिंदा हो। तुम नहीं मरे तो मैं कैसे मर सकता हूँ। काले कपड़ों वाला मिडिल एज आदमी जोरावर ठाकुर ठंडी हंसी हंसा और उसके चेहरे का निशान कनखजूरे की तरह हिलने लगा। तुमने मुझे बहुत निराश किया। मैंने तुम्हें एक दिन का वक्त दिया, लेकिन तुमने बस एक मिंगजिन के पीक वाला योद्धा ढूंढा। किरण नेगी को गुस्सा आ गया कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। हद है। किरण नेगी दरवाजे की ओर सरक गया और जोरावर ठाकुर पर एक तेज किक मारी। कचरा। जोरावर ठाकुर उससे भी तेज था। उसने उसी तेजी और ताकत के साथ एक किक मारी जो सनसनाती हुई आई। किरण नेगी ने भी तेजी से रिएक्ट किया और दोनों हाथों से ब्लॉक किया। धड़ाम की आवाज के साथ एक जबरदस्त ताकत आई और उसे पूरे शरीर में सुइयों जैसी चुभन महसूस हुई। बहुत दर्द हो रहा था। किरण नेगी विला की दीवार से टकराया और जमीन पर गिरते ही खून उलट दिया। तुम एक अंदरूनी ताकत के मास्टर हो, खांसी खांसी। किरण नेगी की आंखों में सदमा और डर था। मिंगजिन के पीक पर होने के बावजूद किरण नेगी बैल जैसी ताकत रखता था, लेकिन सामने वाले के सामने वो एक किक भी नहीं झेल पाया और बुरी तरह घायल हो गया। उसे पूरे शरीर में सुइयों की चुभन महसूस हुई, जो इस बात का सबूत था कि सामने वाला अंदरूनी ताकत में माहिर था। थोड़ी समझ तो है, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। जोरावर ठाकुर ने ठंडी हंसी हंसी। किरण नेगी जानता था कि अंदरूनी ताकत का मास्टर कितना खतरनाक होता है। सामने वाला उसे आसानी से मार सकता था। उसने विक्रम चौहान की ओर झुककर कहा, भाई विक्रम, सॉरी, ये आदमी बहुत ताकतवर है। मैं वो 5 लाख भी नहीं लूंगा। विक्रम चौहान का चेहरा बहुत बुरा हो गया। 5 लाख खर्च करके जो योद्धा बुलाया था, वो सामने वाले की एक किक भी नहीं झेल पाया, और पहले तो इतना बड़ा दावा कर रहा था। उसका मुंह जोरदार तमाचे की तरह लाल हो गया। किरण नेगी ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की और लंगड़ाते हुए पिछले दरवाजे की ओर बढ़ गया। अगर अब नहीं भागा तो मरने की बारी थी। रही बात विक्रम चौहान की, वो अब उसकी परवाह नहीं कर सकता था। विक्रम चौहान, तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि उस वक्त मैं तुमसे हार गया था, लेकिन आखिर में मेरी किस्मत ने साथ दिया और मुझे एक मास्टर मिला। अब मैं अंदरूनी ताकत का मास्टर हूं और मेरे पास जबरदस्त शक्ति है। मेरी नज़रों में तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। जोरावर ठाकुर ने दांत दिखाए और उसकी डरावनी आवाज गूंजी। आज रात मैं तुम्हें उस पुरानी यातना और दर्द का स्वाद चखाऊंगा। तुम्हें ये फीलिंग जरूर पसंद आएगी। विक्रम चौहान ने जबरदस्ती खुद को शांत रखा ताकि उसका हौसला न टूटे। जोरावर ठाकुर, मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तैयार नहीं हूं? विक्रम चौहान अब सिर्फ शौर्य पर भरोसा कर सकता था। उसे कामयाब होना ही था। मास्टर शौर्य। विक्रम चौहान पलटा और शौर्य से सम्मान के साथ बोला, अरे, यहाँ तो एक और शख्स है। तुम इस छोटे नवाब पर भरोसा कर रहे हो? हा हा हा। जोरावर ठाकुर ने इस शख्स को पहले ही देख लिया था, लेकिन उसमें कोई खास ऑरा नहीं था। जाहिर है वो उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। शौर्य, जो आंखें बंद करके आराम कर रहा था, उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। मरना है या जीना है? अध्याय 32, मरना या जीना।
शौर्य ने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में एक चमक उभरी और उसने दबंग और जोशीले अंदाज में कहा। विक्रम चौहान दंग रह गया। उसने सीना ठोककर कहा कि उसने कभी इतने दबंग शब्द नहीं सुने थे। सामने वाले ने अभी हाथ भी नहीं उठाया था और उसने सामने वाले की जिंदगी का फैसला कर दिया। मरना, जीना, मैं जीना चाहता हूँ, यंग मास्टर शौर्य। विक्रम चौहान का खून खौल उठा और वो उत्साह से भर गया। मैंने सही शख्स को चुना। उसे पता था कि दुश्मन कितना ताकतवर है, फिर भी उसने ऐसा कहा। ये सिर्फ ये दिखाता है कि वो कितना ताकतवर है और वो झूठ नहीं बोल रहा। जोरावर ठाकुर गुस्से में हंस पड़ा। उसे आज रात एक छोटे नवाब ने नजरअंदाज कर दिया। विक्रम चौहान, तुम सचमुच इस छोटे नवाब की बातों पर यकीन कर रहे हो? तो चलो देखते हैं कि तुम कितने ताकतवर हो। धटाक, जोरावर ठाकुर ने जमीन पर पैर मारा और हवा में उछल गया। जमीन के पत्थर चटकने लगे और उनमें दरारें पड़ गईं। फिर एक भारी मुक्का सीधे शौर्य की ओर आया। एक अंदरूनी ताकत के योद्धा के तौर पर जोरावर ठाकुर की स्पीड बहुत तेज थी। 2 सेकंड से भी कम में वो शौर्य के पास पहुंच गया और चिल्लाया, छोटे नवाब प्लीज मुझे निराश मत करना। जोरावर ठाकुर, एक अंदरूनी ताकत का योद्धा, बेशक बहुत ताकतवर था और उसकी सेंसिंग पावर भी कमाल थी। उसे नहीं लगता था कि सामने वाला लड़का कोई ताकतवर मास्टर हो सकता है। एक मुक्के में जिंदगी या मौत का फैसला हो सकता था। शौर्य बैठा रहा और खड़ा भी नहीं हुआ। अंदरूनी ताकत, एक पतला सफेद हाथ आगे बढ़ा और उसने आने वाले मुक्के को हल्के से पकड़ लिया। वो डरावना मुक्का सामने वाले के हाथ में रुक गया और जोरावर ठाकुर पूरी तरह हैरान रह गया। फट, जोरावर ठाकुर ने इसे हल्के में नहीं लिया। उसने अपनी अंदरूनी ताकत को एक्टिवेट किया, जो फट पड़ी और सामने वाले के शरीर में घुस गई। अंदरूनी ताकत बहुत डरावनी होती है, खासकर जब जोरावर ठाकुर इसे इतनी कुशलता से इस्तेमाल करता था। ये किसी तेज चाकू की तरह थी जो किसी को भी चुभ जाए तो उसे तकलीफ देती थी। शौर्य को तुरंत एक अंदरूनी ताकत की लहर महसूस हुई। एक ख्याल के साथ उसने उस ताकत को तोड़ दिया। अंदरूनी ताकत अच्छी है लेकिन थोड़ी कमजोर है। ताकत नहीं है इसमें, तुम जा सकते हो। दूसरा हाथ तुरंत ताली की तरह आया। उसने इसे रोक लिया। जोरावर ठाकुर सदमे में था। वो अपनी अंदरूनी ताकत से डिफेंड करना चाहता था लेकिन अब वो ब्लॉक हो चुकी थी। सामने वाला ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर एक हथेली उड़कर आए और उसके कंधे पर लगी। धड़ाम, जोरावर ठाकुर को चक्कर आ गया, उसका खून खौलने लगा और वो बगल में दीवार से टकराया। खांसी खांसी खांसी, जैसे ही वो उठने की कोशिश करता उसे खून की उल्टी हो जाती। तुम कौन हो? खांसी खांसी खांसी, उसे फिर खून की उल्टी हुई और वो टूटने की कगार पर था। जोरावर ठाकुर को सामने वाले से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था लेकिन उस हथेली की ताकत अकल्पनीय थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर बिखर गया हो, खासकर उसका कंधा जहां उसकी पूरी बांह लटक रही थी। मैं कौन हूं, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि तुम मुसीबत में पड़ने वाले हो। शौर्य ने अपनी उंगलियां चटकाईं और हवा में एक तेज आवाज हुई। जोरावर ठाकुर भागना चाहता था लेकिन जैसे ही वो हिला उसे खून की उल्टी हुई। एक चीख के बाद वो बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। तुमने मेरा दंतियन तोड़ दिया। जोरावर ठाकुर ने हताश आवाज निकाली। इस उंगली के साथ शौर्य ने जोरावर ठाकुर का दंतियन तोड़ दिया और उसकी अंदरूनी ताकत को नष्ट कर दिया। जोरावर ठाकुर की ऊर्जा और आत्मा बाहर निकल गई और वो पल में कई साल बुरा लगने लगा। ये शख्स अब कोई खतरा नहीं है। तुम कुछ हटे कट्टे आदमी ढूंढो, इसे काबू कर लेंगे। शौर्य खड़ा हुआ, बिना जोरावर ठाकुर की ओर देखे। एक जवान अंदरूनी ताकत वाला योद्धा। उसे सचमुच कोई दिलचस्पी नहीं थी। थैंक यू, मास्टर शौर्य। विक्रम चौहान को ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ा ड्रामा देख लिया हो। वो योद्धा जिसने कल रात उसे इतना डराया था, यंग मास्टर शौर्य ने एक ही चाल में हरा दिया और पूरी तरह से कुचल दिया। कोई आए, इसे तुरंत पकड़ो। विक्रम चौहान ने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया। जोरावर ठाकुर ने थोड़ा संघर्ष किया लेकिन फिर हटे कट्टे आदमियों ने उसे उठा लिया और वो खून उगलता रहा। मिस्टर शौर्य, मेरा सीनियर भाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। खांसी खांसी खांसी। जोरावर ठाकुर का चेहरा और डरावना हो गया। मेरा सीनियर भाई तुम्हें जरूर मारेगा। शौर्य को सुनने की फुर्सत नहीं थी। जल्दी करो, इसे चुप कराओ। विक्रम चौहान का जोश हाई था। इतना ताकतवर दुश्मन काबू में आ गया था। उसने यंग मास्टर शौर्य की ताकत को अपनी आंखों से देखा। वो मन ही मन खुश था कि उसने बदला लेने के लिए कोई आदमी नहीं भेजा था। अगर ऐसा किया होता तो ना जाने कितने लोग तबाह हो जाते। शौर्य उपनगर के विला से निकल गया। अंदरूनी ताकत वाला योद्धा वाकई अपने शरीर में एक ताकत पैदा करता है जो काफी जबरदस्त है। ज्यादातर लोग इसे झेल नहीं सकते और पल में अपनी लड़ने की ताकत खो देते हैं। शौर्य गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था। वीश वीश, उपनगर की सड़क पर कुछ गाड़ियां दूर से तेजी से गुजरी और उनके पीछे एक तेज आवाज छोड़ गई। ये लोग वाकई मौत से नहीं डरते।
शौर्य की सोच टूटी, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ और बस हल्का सा सिर हिलाया। फिर शुरू। शौर्य अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि पीछे से एक और गाड़ी ने उसे पकड़ लिया। ये एक पुलिस की गाड़ी थी जो हॉर्न बजाते हुए तेजी से आगे निकल गई। तभी तो इतनी तेज भाग रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया। शौर्य को अचानक समझ आया। सड़क पर 10 मिनट से ज़्यादा ड्राइव करने के बाद शौर्य ने देखा कि पुलिस की गाड़ी साइड में रुकी हुई थी और उसकी हैज़र्ड लाइट्स ऑन थीं। गाड़ी रोक। अचानक एक साया बाहर निकला और शौर्य ने रिफ्लेक्स में ब्रेक दबा दिया। किसी ने गाड़ी की खिड़की पर खटखटाया। एक जवान पुलिसवाली यूनिफॉर्म में खिड़की पर जोर जोर से खटखटा रही थी। पुलिस, दरवाजा खोल। शौर्य कौन था? वो 8वां विश्व चक्रवर्ती था। रात के अंधेरे में भी वो उस जवान पुलिसवाली की करवी और सेक्सी फिगर देख सकता था। सुना नहीं? पुलिस बोल रही है, दरवाजा खोल। सुमन नायर इतनी गुस्से में थी कि उसकी गाड़ी सबसे जरूरी वक्त पर खराब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसने एक गाड़ी रोकी, लेकिन सामने वाला उसे जरा भी डर नहीं रहा था और बिल्कुल बेफिक्र था। वो उसे तुरंत पकड़कर पीटना चाहती थी। मिस, तुम थोड़ा गुस्सा ज्यादा करती हो। क्या पीरियड्स चल रहे हैं? शौर्य ने खिड़की में एक छोटा सा गैप खोला और धीरे से बोला। सुमन नायर आग बबूला हो गई। मिस किसे बोल रहा है? तेरे पूरे खानदान में मिस हैं। तेरा पूरा खानदान पीरियड्स में है। अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो मैं तुझ पर सरकारी काम में रुकावट डालने का केस ठोक दूंगी। वाह, कितना गुस्सा! शौर्य वाकई इस पुलिसवाली से इम्प्रेस था। इतना हॉट टेम्पर। उसे शक होने लगा कि कहीं इसमें हिंसक प्रवृत्ति तो नहीं। जो भी इसके हाथ में फंसेगा उसका अच्छा हाल नहीं होगा। क्या सारे पुलिसवाले इतने दबंग होते हैं? शौर्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल जल्दी में नहीं था। तूने जवाब देने की हिम्मत की। सुमन नायर गुस्से से पागल हो गई और गाड़ी का दरवाजा खींचने लगी। दरवाजा खोल, अभी खोल, अगर मैं अंदर आई तो तू गया। शौर्य को सचमुच नहीं पता था कि इतनी हॉट पुलिसवाली सूर्यनगर पुलिस विभाग में कैसे पहुंच गई। क्या इसकी हॉट फिगर की वजह से? सचमुच, मैं तो देखना चाहूंगा। शौर्य को अचानक मजा आने लगा और उसने गाड़ी का लॉक खोल दिया। नीचे उतर। जैसे ही दरवाजा खुला, सुमन नायर ने कुछ और नहीं सोचा। उसने शौर्य को खींचा और उसे नीचे उतारकर गाड़ी हथियाने की तैयारी की। खींचने पर शौर्य टस से मज नहीं हुआ। मिस, बस खींचना तानना बंद करो। मैं एक सीरियस इंसान हूं। शौर्य ने मासूमियत से कहा, हालांकि तुम्हारी फिगर कमाल की है।